अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 21 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ वन का। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमारी जो टेस्ट की डिस्कशन की रूटीन है जो मेरी हुआ करती है, नॉर्मली पहले टेस्ट में कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे इस दफ़ा ऐसा हुआ कि हम पीपी के नोट पर जा चुके थे, तो मैं आसपास नहीं देख पाया। नॉर्मली बंदा जो है वो हर दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल भी लेता है अगर मसरूफियत भी हो तो। लेकिन नोट एक ऐसा पोर्शन था जिसमें हम पिछले 3 दिन से कहते हैं ना कि सर उठा के भी नहीं देख सके आसपास, ये मामला है। नॉर्मल रूटीन जो होगी हमारी, जो हुआ करती है हमेशा से, इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगी। वो ये है कि जिस दिन टेस्ट होता है उससे अगले दिन मैं उसे डिस्कस कर देता हूँ। दो तरह की अप्रोच होती हैं। एक ये है कि जिस दिन टेस्ट का आपको चेक होके मिले, आपको उस दिन डिस्कशन मिले इसकी। दूसरी अप्रोच ये होती है कि जिस दिन टेस्ट आप करें उससे अगले दिन। तो मैं अकाउंटिंग के अंदर बेहतर ये समझा करता हूँ कि जिस दिन आप टेस्ट लें उससे अगले दिन मैं उसको डिस्कस कर लूँ। याद होती हैं। थ्योरेटिकल और चीज़ होती है, उसमें आप अपना पेपर देखते हैं फिर डिस्कस करने की बात होती है। अकाउंटिंग के अंदर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो नॉर्मल रूटीन हमारी यही रहा करेगी कि टेस्ट से अगले दिन या मैक्सिमम उससे एक दिन बाद तक हम अपने टेस्ट को डिस्कस कर लिया करेंगे। पहला टेस्ट था और रिवैल्यूएशन शुरू हो गई थी, इस वजह से इसको मैं डिस्कस नहीं कर पाया। वैसे भी इतना प्रॉब्लमैटिक टेस्ट था भी नहीं कि आप लोग, वरना आप लोग ही आगे ना जाने देते। टेस्ट से अगले दिन ही बच्चे जो है ना वो सर पकड़ के बैठे होते हैं, और मेरा भी सर आगे पकड़ लेते हैं कि पहले ये करेंगे फिर हम आगे जाएंगे। ऐसे टेस्ट होते हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में होंगे, ठीक है। तो टेस्ट हम इंशाल्लाह टेस्ट से अगले दिन डिस्कस किया करेंगे। अब जो नहीं हुआ डिस्कस वो भी इंशाल्लाह मैं आज तो नहीं कर सका पहली क्लास में, कल से इंशाल्लाह उसको भी देख लेंगे, और फिर जो कल इंशाल्लाह टेस्ट आपका होगा वो परसों डिस्कस कर लेंगे हम, अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। अच्छा जी, रिजल्ट्स जो हैं वो तो ठीक हैं, नॉट बैड, लेकिन कोई इतने अच्छे भी नहीं है। फिजिकल क्लास में 71% रिजल्ट है बच्चों का पासिंग का। ये इतना इतना खुशी इस वजह से इस पर नहीं हो रही क्योंकि तकरीबन 61 बच्चों ने टेस्ट दिया ही नहीं, सिर्फ 73 बच्चों ने टेस्ट दिया। तो ये मेरे लिए ज़्यादा अलार्मिंग बात है कि ऑलमोस्ट 55% बच्चे जो हैं वो टेस्ट दिए उन्होंने, बाकियों ने टेस्ट, कुछ तो खैर शायद छुट्टियों वाले हैं, ठीक है, जो इस वक्त भी अवेलेबल नहीं है, 10-15% बच्चे, लेकिन ये बहुत कम रेशो है। वैसे हाथ खड़ा कर दें, पहला टेस्ट था, माफी है, किस किसने टेस्ट नहीं दिया था जिस वक्त बैठा हुआ है क्लास में? 1 2 3 4 5, हाइब्रिड में भी। खैर ये चीज़ जो है ये जितनी हो गई सो हो गई, इसके बाद ऐसा नहीं होगा। कल के टेस्ट के अंदर आप टेस्ट ना देकर देखें और फिर जो है वो परसों अपना हशर देखें। वैसे बेहतर है कि टेस्ट देकर ही आप बैठ जाएं। बेहतर नहीं होता कि आप पहले जो है वो टेस्ट करें कि उस्ताद करता क्या, मैं टेस्ट ना दूं तो बुरा सलूक करूंगा मैं आप लोगों को। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आइंदा ये काम नहीं होगा, हर बच्चा टेस्ट देने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। अच्छा जी, फरिया है 139092। उसके बाद अच्छा जी, रमशा है 137786, बैठी हैं। अच्छा जी, और गनिया है 118697। अच्छा जी, और मार्क्स तो सेम ही है। हारून है, हारून 129802। किधर है हारून? हारून किधर? ये चार बच्चों के 26 में से 23.5 और 23 मार्क्स आए हैं। ये चार टॉप वाले बच्चे हैं, बाकी 22 वाली एक आगे लाइन है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा। इन चार की भी क्लैपिंग कर दें आप। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। उसके बाद हाइब्रिड 1 के अंदर, वैसे ये हाइब्रिड 1 और 2 फिलहाल एनरोलमेंट्स के हिसाब से है, लेकिन हमने फिजिकल हाइब्रिड को जो है वो अलग अलग कर दिया है, तो वो मैं उस हिसाब से भी लिस्ट बना लूँगा। फिलहाल जिस तरह से एडमिशन थे उस हिसाब से लिस्ट हैं। और अनीसुर रहमान, हाथ खड़ा करें जी। हाइब्रिड 1 के स्टूडेंट अनीसुर रहमान। मुझे हाथ नज़र नहीं आया, लगता है छुट्टी में बैठे। हाँ, नज़र आ गया, काले कपड़े पा के आ गए तुसी हैं। किरत हैं जी 120695, और मोहम्मद गुफरान है 138509। जी, ये हाइब्रिड 1 के टॉपर्स हैं, इनके लिए भी क्लैपिंग कर दें सारे बच्चे। आगे सोचते हैं कुछ, ये टॉप 3 वालों को कोई जो है वो इनाम भी दिया करेंगे, सिर्फ क्लैपिंग से अगर आपका पेट नहीं भरता तो। बट मेहनत करनी है, और वो सबको मोटिवेट भी करना है आपने जी, क्योंकि मैं क्राइटेरिया ऐसा रखूंगा कि पूरी क्लास एटलीस्ट 80% से ऊपर जब तक टेस्ट नहीं तब तक वो एक्टिव नहीं हुआ करेगा। कुछ ऐसा काम करेंगे फिलहाल तो। जी, मदिया सत्तार है 132891। ये हाइब्रिड 2 की स्टूडेंट है, मुझे हाथ नजर आ रहा है मुझे, बैठी हुई है ये। सबसे हाईएस्ट मार्क्स बेटा आपके ही हैं। मियाँ अहमद वदूद हैं 122732। उसके बाद मोहम्मद उस्मान मुस्तफ़ा हैं 127968। ये 3 हाइब्रिड 2 के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप किया है, इनके लिए भी क्लैपिंग करें, सबके लिए क्लैपिंग। फिलहाल क्लैपिंग से गुजारा करें। बेटा टेस्ट देना शुरू कर दें। आप लोगों को एहसास नहीं है, पीआरसी से शायद आप आए, इस वजह से भूल भुलेखे में है। थोड़ा टफ होता है यहाँ पे अगर आप रोज का काम रोज नहीं करेंगे और हफ्ते का टेस्ट नहीं देंगे। हर टेस्ट को आईकैप का पेपर समझ के दिया करें। मेरी कोशिश तो यही होती है कि मैं हर टेस्ट ऐसा ही बनाऊं कि आपको टफ टाइम मिले। आपने मुझे टफ टाइम देना है, फेल नहीं होना, और मैंने कोशिश करनी है आपको टफ टाइम देना है, पास नहीं होने देना। ये लड़ाई 1-2 टेस्ट के अंदर चल गई, उसके बाद आपको तरीका आ जाएगा कि मुश्किल से मुश्किल सवाल में भी पासिंग मार्क्स कैसे लेने।
तो ये काम यहाँ पे करना सीखेंगे तो आईकेप में अप्लाई कर सकेंगे, वरना पहली बार आईकेप के अंदर कहीं से आमद नहीं हो जानी कि आप लोग समझें कि जी हम वहाँ बैठेंगे और सवाल जैसा भी होगा हम उस पर एफर्ट करके उसमें पासिंग मार्क्स ले लेंगे, ये ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो इंश्योर कीजिए इस चीज़ को कि आप हर हफ्ते टेस्ट देते रहें, ठीक है। ओके, टेस्ट 1 की डिस्कशन इंशाल्लाह होपफुली कल करेंगे, और कल मैं आप लोगों को टेस्ट जो है वो कल जो है वो आपको टेस्ट की मैं वो हार्ड फॉर्म में टेस्ट भी दे दूंगा। असल में उन्होंने इसीलिए रख लिए थे, जिस दिन डिस्कशन होती है उस दिन वो टेस्ट देते हैं, लेकिन वो नॉर्मली अगले दिन मिल जाता है आपको पेपर, वो इस बार नहीं मिल सका अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। मेरी तरफ से चैलेंज है, जुमे वाला टेस्ट जो है उसमें आपने पास होकर दिखाना है, ठीक है। अब उसका करना क्या है, उसका करना ये है कि जो समझ में आए वो कर दीजिएगा, जो समझ में आए वो कर देंगे, पर्चा पास होगा इंशाल्लाह। और अगर सवाल को देख के या एक दो एडजस्टमेंट्स को देख के या कहीं फंसे तो घबरा के उठ गए तो फिर भगोड़ों के लिए तो फिर ये फील्ड है ही नहीं, ठीक है। तो हिम्मत करनी है जुमे वाले दिन, ओके। नोट आएगा, नोट पेपर के अंदर नोट आएगा, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कुछ। एमसीक्यूज कहेंगे तो तैयार नहीं करवाए, आप जब एमसीक्यू को देखेंगे आप कहेंगे यार ये तो तैयार ही थे, क्योंकि एमसीक्यू में टॉपिक से ही चीजें आती हैं। रिवैल्यूएशन का सवाल छोटा सा आ गया, अब एमसीक्यू के अंदर क्या उसके अलग से तैयारी करानी होती है, बस समझ रहे हैं ना। तो इंशाल्लाह देखेंगे हम। अच्छा जी, कल हमने ये सवाल खत्म कर लिया था, लेकिन इसके अंदर सब नोट्स चल रहे थे। वैसे टोटल का कॉलम कितने बच्चों ने घर जाके बनाया था? टोटल का कॉलम पास होने वालों के हाथ देख लो, बात मानने वाले। आप बाद में क्यों हाथ खड़ा करते दूसरे पे? फ्राडियो ऐसे नहीं हाथ बीच में दुआ में शामिल होता जी। हाथ खड़ा करें, टोटल कॉलम बनाया था, टोटल का कॉलम। चलें, घर जाके दोबारा फैम वाला सवाल किया था, वो हाथ खड़ा करें। गुड। जिन्होंने घर जाके नहीं किया, जहमत ही नहीं की, वो हाथ खड़ा करें। फैम वाला सवाल दोबारा करवा दिया सर ने, हो गया, वो कौन है? क्लास वर्क वाला सवाल पहले किया करें फिर होमवर्क किया करें, याद रखें, क्लास वर्क पहले करेंगे फिर होमवर्क, ठीक है। स्पीड से काम करने की आदत डालें, मोबाइल, ओके। सुन लें प्लीज, सुने प्लीज। अच्छा, टोटल वाला कॉलम कितने बच्चों ने बनाया था? अच्छा, टोटल के कॉलम पे एंड पे जो बुक वैल्यू है, जो बैलेंस शीट के फेस पे जाती है, उसकी वैल्यू बता दें, क्या अमाउंट थी वो? 2722। पिछली क्लास में भी यही बताया था। तो वो 2722 क्या होता है? वो फिगर होती है जो बैलेंस शीट के फेस पे नजर आती है यूजर को। अब यूजर ने अगर उसकी डिटेल देखनी हो कि इसमें कौन कौन से एसेट्स पड़े हैं, तो हम क्या कहते हैं जी, यूजर भाई आप पीपीई का नोट देखें, नंबर 7 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये वो कल हमने बनाया हुआ था, ठीक हो गया, सही है। आप मेरी छुट्टियों के बाद आए हो यार, आपने मुझे उदास कर दिया यार, मतलब ऐसे तो नहीं करते यार। हमने 2 दिन में पता है 2 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन किए हैं, अब एग्जाम लेवल का पीपी बनाना सीख लिया हमने। अब उसके बाद हम कल मैं ये कम जो है ना छोटे मोटे काम पूरे करूंगा, उसके बाद मैं IAS 36 शुरू कर दूंगा। अब ये नोट तो साथ साथ चलेगा, ये तो हर टॉपिक के बाद हर हफ्ते तकरीबन एक नोट हमारा बन रहा होगा, अगले 1 महीने बनता रहेगा। नोट ने जान तो नहीं छोड़नी, लेकिन जो बेस थी वो हम बना चुके हैं। अब फिर जरा मिलो ना क्लास के बाद, मुझे करता हूँ मैं सेट आपको, छुट्टी कर ली, मुंह उठा के। अच्छा ओके, बैलेंस शीट के फेस पे 27-22 आएगा, समझ आती है? पहले दिन बताया था, बोलो। अब इस 27-22 की डिटेल यूजर को मिलेगी नोट नंबर 7 में, जो कल हमने बनाया था। नोट 7 सामने है सबके। अच्छा, इस नोट के अंदर फिर आगे कुछ सब नोट्स थे, जिनमें 7.1 जो था उसमें था मेजरमेंट बेसिस, डेप्थ मेथड और रेट लाइफ वगैरह, ठीक है। फिर 7.2 था, 7.2 के अंदर हमने लिखा था जी लास्ट रिवैल्यूएशन was performed on Jacob January 15 by मैसेज फलां 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 फलां, ठीक है जी। और सारी अंग्रेजी आपने ऐसे 2-3 लाइनों के अंदर लिखी हुई थी, ऐसे ही है जी। फिर जी 7.3 था, ये अभी हम बनाने लगे हैं, ठीक है। 7.3 जो है, ये नोट बहुत आसान है, मुश्किल कतन नहीं था। आप समझ रहे हैं, मैंने एक दिन का डिले डाल दिया इसमें, पता नहीं क्या मुसीबत होनी है, कुछ भी नहीं था इसमें। बस एक तो कल टाइम खत्म हो गया था, दूसरा आपके चेहरे हशाश बशाश लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो इनको हशाश बशाश ही जाने दें। ऐसे ही जाते रहे, 2 मिनट के अंदर अगर मैं बात करता हूँ जो 5-7 मिनट में अच्छी समझ आ जाती है, तो आप परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ। मैं अंग्रेजी लिखने लगा, पहले ध्यान से सुनिएगा। ये वो जो अंग्रेजी लिखी हुई थी ना, ये मैं जरा वही, ताकि आप उसी को कंप्लीट कर लें, ठीक है ना। ओके, ये रोड है, रोड टू सक्सेस। अच्छा जी, उसके बाद 7.3 पे जो जगह छुड़वाई थी, इस पे हम क्या लिखा करेंगे, इधर देखें जरा, पहले देख लें, समझ लें, फिर नोट तो हो ही जाएगा। हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, मतलब अगर रिवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल ना हुआ होता तो फिर क्या होता? वही होता जो मंजूर खुदा होता। हाँ, फिर क्या होता? फिर कॉस्ट मॉडल होता ना, ठीक है। बस वही बात करने लगे हैं कि अगर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज ही ना होता तो 31 ये नोट्स किस दिन के बना रहे हो? फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2015 के। तो हम ये बताने लगे हैं यूजर को, देखो ना, आप अपने नोट के ऊपर नजर डालो जरा जाके, पहले जो कल है, इसके अंदर आपको लैंड नजर आ रहा है बुक वैल्यू 900 पे, और बिल्डिंग नजर आ रही है बुक वैल्यू 683 पे। अब ये रीवैल्यू होने के बाद है, चलो इस साल में तो फिर कुछ जुगाड़ लगा के यूजर देख लेगा कि जी कोई कॉस्ट कितनी थी और फिर रीवैल्यू हुआ, कुछ समझदार अगर अकाउंटेंट हो तो। लेकिन 1-2 साल आगे चले जाएं तो यूजर को कैसे पता लगेगा कि अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो बुक वैल्यू कितनी होती?
मैं क्या बोल रहा हूं, ये नोट बन गया, हाँ जुमला आ गया, जुमले में नोट बन गया। ये नोट नंबर 7.3 पता है क्या है? क्या मैंने अभी क्या बोला? मैंने क्या क्या बोला अभी? अगर रिवैल्यूएशन ना होती, अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो क्या होता, ये वाली बात नहीं। अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो बुक वैल्यू क्या होती? सुभान अल्लाह, शेर बन गया। अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो बुक वैल्यू क्या होती? ठीक है, अब ये बुक वैल्यू क्या होती जी बताएं? ये बुक वैल्यू वही होती जो मंजूर खुदा होती, नहीं, ये बुक वैल्यू होती। ठीक है, ये कैसे निकली जी? कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्थ, रिवैल्यूएशन नोट होती ना, ठीक है ना। यानी हम वो बचपन वाली बात पे चले गए जब रिवैल्यूएशन नहीं पड़ी हुई थी। आसान बात है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये सब नोट क्या बता रहा है? अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो बुक वैल्यू क्या होती। ठीक है, तो हैड देयर बीन, अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी अंग्रेजी चल भाई, अंग्रेजी, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन कॉमा लैंड एंड बिल्डिंग्स would have, land and buildings would have shown, land and buildings would have shown, हैंग हो गया, नहीं क्या हुआ इसको, land and buildings would have shown land and buildings would have shown book value of rupees इतने and rupees इतने रिस्पेक्टिवली, ऐसे लिख लो। ठीक है जी, अब ये बुक वैल्यूज निकालनी है तो एक वर्किंग 4 तक हमने कल की थी, मुझे पिछली क्लास में बच्चों ने बताया, तो वर्किंग 5 ओपन कर लेंगे। इसके अंदर हमने अब क्या बताना है, 31 दिसंबर 15 पे लैंड की बुक वैल्यू कितनी होती और बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी होती। अब सुनो, इतने लेंथी काम नहीं करने हैं, ये तो पहला दिन है ना, सब कुछ खोल खोल के बयान किया जाता है। ठीक है, यकम जनवरी 15 पर लैंड की कॉस्ट कितनी है? 500। ठीक है, इससे पहले कभी रीवैल्यू नहीं हुआ, वरना ऐसे सवाल बता देता। ऐसे आगे आएंगे सवाल पास पेपर के जिनके अंदर रीवैल्यू पहले भी हो चुका होगा। ये तो पहले 2 सवाल थे ना, फैम और कार्ली, इसके अंदर पहली बार एसेट हमारे इस साल में रीवैल्यू होता है। पहले स्टार्ट ऑफ द ईयर देखिए हमने, दूसरे सवाल में एंड ऑफ द ईयर। लेकिन ऐसा हुआ करेगा कि 2, 4, 5 साल पहले एसेट रीवैल्यू हुआ होगा, इस साल फिर हो रहा होगा, ऐसे सवाल भी आएंगे। मसला कोई नहीं होना, आपको सिर्फ वो सवाल आने की देर है और आपको उसको देखने और करने की देर है। समझ आपको वैसे ही आई है, वो सारे काम हमें आते हैं। ठीक है ना, वो जो हम परसों रोल के फिगर निकाल रहे थे, क्या कर रहे थे, 2-3 साल पहले एसेट रीवैल्यू हुआ होता था, 2-3 बार पहले हुआ होता था, फिर भी हम उस साल में खड़े होकर नोट बना रहे थे। वो काम वैसे भी हमें आता है, बस आने की देर है, सवाल के अंदर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, तो अगर एसेट लैंड अगर रीवैल्यू ना हुआ होता तो लैंड की कॉस्ट कितनी होती? 500। और कितना डेप्रिशिएट होता? लैंड डेप्रिशिएट होता ही नहीं है, तो बुक वैल्यू कितनी होती? 500। मत नोट करो, ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन आज तो मैं जरा लंबे चौड़े काम है। यकम जनवरी 15 पे, फिर इंशाल्लाह पर्चे में डायरेक्ट करेंगे जब प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यकम जनवरी 15 पे लैंड 500 का था, कोई एडिशन हुआ, कोई डिस्पोजल हुआ, रिवैल्यूएशन मॉडल कह रहे हैं वैसे नहीं यूज होना, तब बताना यूजर को कि रिवैल्यूएशन ना होती तो क्या होता। ठीक है, तो ये क्लोजिंग। और क्या डेप्रिसिएशन होती है लैंड की? तो ये लेजर बनाने की जरूरत नहीं थी, पर्चे में बना के नहीं काटना। ये कोई एक्यूमुलेशन लैंड डेप्रिसिएट होता ही नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। ये कैसे कह दिया आपने कि जी ये बनेगा, ये तो हमने लाल रंग से काट दिया इसलिए ये नहीं बनना। ठीक है, तो फिर क्लोजिंग 500 जो हमने डायरेक्ट भी निकाला था, खैर अब तो वर्किंग कर ली। क्लोजिंग 500 और क्लोजिंग 0 और बुक वैल्यू 500। ठीक हो गया। ऐसे ही बिल्डिंग है, बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स जो हैं वो ओपनिंग डेट पर कितनी नजर आ रही हैं जी? 400 की कॉस्ट है, कॉस्ट है 400। क्या है? कॉस्ट। हमने नहीं देखना कि रीवैल्यू हुआ। ठीक है, 400 की कॉस्ट थी यकम जनवरी 2015 पे। फिर कोई एडिशन हुआ जी? नो, नहीं हुआ था, हुआ था। ये ना कहना रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं है तो एडिशन नहीं होगा। वो जो ड्यूरिंग द ईयर, ये क्या था, ये क्या था, व्हाट इज दिस? बिल्डिंग कॉस्टिंग 100 वाज कंप्लीट ड्यूरिंग द ईयर, जिसके बारे में हमने ये लिखा था, ये बिल्डिंग जो ट्रांसफर हुई है बिल्डिंग अकाउंट में, तो ये एडिशन ही तो था, एडिशन फ्रॉम CWIP था, बस ये फर्क था। और ठीक है, तो एडिशन तो है, ये एडिशन ही है 100, बस ये CWIP है। और ड्यूरिंग द ईयर उसने लिखा था, तो हमने कहा था जी अब डेट नहीं गिवन तो क्या कर सकते हैं, इसको भी हम साल का पहला दिन अज्यूम करते हैं। याद आया कुछ? यकम जनवरी 15 पे इसको हमने अज्यूम किया था। और क्लोजिंग कितना बनता है? अब वो अलग बात है कि क्लोजिंग 700 आ रहा था। वो क्यों 700 आ रहा था? वो तो रीवैल्यू कर दिया था ना बिल्डिंग्स को हमने। लेकिन हम यहां क्या कह रहे हैं, रीवैल्यूएशन ना होती तो 500 पे कॉस्ट होती, 400 पुराने ओपनिंग वाले, 100 नई बिल्डिंग। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है जी? 80।
फिर डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना है तो सबसे पहले ऑन ओपनिंग, सब काम नहीं करने, ये सब काम नहीं करने। ओके, ओपनिंग कितने हैं जी? 400 इंटू 2%, बताओ 400 है ना ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल। और मेथड ऑफ डेप्शन ये देखो, मेथड ऑफ डेप्शन कितना था? 2%। और जब कोई रिवर्स नहीं है तो बस यही सारी जिंदगी 50 साल तक यही रेट लगना था, ठीक है। तो कितनी डेप्शन आ गई जी? 8। फिर ऑन एडिशंस 100 है और 2% है और पहला साल ही अज्यूम किया, पहला दिन अज्यूम किया तो 2, टोटल कितना हो गया? 10। अब भला बताओ, ये काम कोई इतनी डिटेल से करने की जरूरत थी? ये काम को इतनी डिटेल से करने की जरूरत थी? नहीं, ये काम डायरेक्ट यहाँ पे भी हो सकता था। बल्कि मैं तो लेजर भी कह रहा हूँ कल से हम नहीं बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आज बता रहा हूँ आपको ये काम करना है। अगर कुछ भी समझ ना आए पर्चे में तो लेजर तो बना सकते हो ना, वो बना के फिगर निकाल लेना, डायरेक्ट मत करना, 2-3 मिनट ऊपर लग जाएंगे ना बस। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो निकालना है वो यहां भी निकल सकता था। हम यूं कह सकते थे 400 पर भी 2% रेट पूरा साल लगना है और 100 पर भी 2% पूरा साल लगना है, तो डायरेक्ट 500 पर ही यहां पर हम कैलकुलेशन कर सकते थे 2%। और जो लेजर ना बनाए वो तो बहुत अच्छा बच्चा हो, वो डायरेक्ट भी ये काम कर सकता था। वो ये सारे काम भी ना करता तो डायरेक्ट काम हो सकता था। जैसे ज़बानी अगर मैं करूं तो मैं क्या कहता, मैं देखता जी ओपनिंग बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी आ रही है। सवाल में ओपनिंग बिल्डिंग कॉस्ट आ रही है 500, सॉरी 400, ठीक है। फिर ड्यूरिंग द ईयर एक 100 का एडिशन हुआ। अब हमने ये नोट किस दिन खड़े होकर बनाना है? हेडिंग दी हुई है आपने, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। तो हम यूजर को क्या बता रहे हैं? 31 दिसंबर 15 पे बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी होती? तो वो 400 ओपनिंग जमा 100 एडिशन क्लोजिंग 500 बन गया। यकम जनवरी 15 पे नहीं बतानी, वो तो ऑलरेडी सवाल बता रहा था यकम जनवरी पे। हम कहां पे मौजूद हैं इस वक्त? हम 31 दिसंबर 15 पे, नोट जिस साल का बन रहा है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 15 पे बिल्डिंग कितनी हो चुकी है? 500। डायरेक्ट भी लिख सकते थे। आपको नहीं समझ आती तो आप यहां से फिर नकल मार लें अभी पहला दिन में, लेकिन ये डायरेक्ट कर सकते थे ना। इसी तरह से डेप्रिसिएशन भी आपको डायरेक्ट ले सकते थे। आप कहते हैं 500 के एसेट्स हैं और ये सारे के सारे एसेट पूरा साल इस्तेमाल हुए हैं तो इंटू 2%, और ये क्या बन गया? 10। ओपनिंग 80 था, 10 डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन मैंने इसके लिए भी आपको लेजर बना दिया कि चलो पहला दिन है 80 जमा 10 90 ये, और ये कितना आ गया जी? 410। इधर देखें जी, ये 500 और ये 410, ठीक हो गया। ओके, इसको थोड़ा सा स्मार्टली लिख लें और आगे वर्किंग का रेफरेंस दे लें, ठीक है। ओके, अच्छा, अब एक और काम भी हो सकता है। आप यूं भी कर सकते थे, आप यूं लिखते, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन लैंड बिल्डिंग वुड हैव शोन बुक वैल्यूज एज फॉलोज, 2 नुक्ते और नीचे ये वाली लाइन। ये जो वर्किंग अलग किया, ये यहीं पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन ये मैंने इसलिए कर दिया, कभी कभी इतना आसान होता है, ठीक है, कि आप जबानी फिगर निकाल सकते हैं तो इसमें भी टाइम जाया ना हो, सिर्फ ये बात ऐसे अंग्रेजी में लिख के बता दें, ठीक है। समझ आइए बात। उसके बाद 7.3 आपका था, क्या था जी? 4, अच्छा सॉरी 4 था, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। उसमें आप ओपनिंग, अरोज, ट्रांसफर, क्लोजिंग लिखा था आपने, ठीक है। उसके बाद 7.5 था आपका मूवमेंट इन CWIP। ये जरा मैं दोबारा लिखना चाह रहा हूं आज। इसमें हमने लिखा था जी ओपनिंग 91 था, फिर एडिशन 53 था, ये मुझे याद है फिगर्स, 53 था, और ट्रांसफर टू बिल्डिंग 100 है, और क्लोजिंग क्या था? हाँ, ये मुझे याद नहीं था, 44। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट है वो कितना है 31 दिसंबर 2015 पे? मेरा 31 दिसंबर 15 पे जो अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट है वो 91 है? नहीं, वो ओपनिंग पे था। 53 है? नहीं, वो तो खर्चे ऐड हुए थे। 100 है? नहीं, वो तो यहां से निकल के पीपीई में चला गया। तो 31 दिसंबर 2015 पे 44 रुपए मेरा एसेट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं कहूंगा ये ईंटें, बजरी, सीमेंट रेट लगा हुआ है, ये 44 रुपए का एसेट मेरा बन चुका है। अब इस एसेट को हमने पीपीई के नोट के अंदर शो नहीं किया था, ऐसे ही है ना। पीपीई का नोट सामने ओपन करो, ओपन, लिखा हुआ है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फिटिंग्स, कहीं पे लिखा हुआ है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस? नहीं, पीपीई का पार्ट इसको नहीं बनाना, लेकिन एसेट तो है, एसेट तो है। अब बैलेंस शीट में इसको प्रेजेंट तो करना है, तो कहां प्रेजेंट करेंगे? जहां पीपीई का नोट नजर आ रहा है एन उसके नीचे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस लिखो, और इसके आगे लिख दो यूजर 7.5, हाँ 7.5 को जाके यूजर देखो 44 रुपीज कैसे आता है, वहां पे हमने लिखा हुआ है। तो यूजर जाके 7.5 को देखेगा तो देखेगा अच्छा ये 91 का ओपनिंग में अंडर कंस्ट्रक्शन था, इतने खर्चे और हुए, इतना बिल्डिंग में गया, और क्लोजिंग में इतना एसेट पड़ा हुआ है। ये बात समझ आ गई? इसके एक और तरीका भी इसका हो सकता है प्रेजेंट करने का, लेकिन ये आसान तरीका है। मैं इसी तरह से बच्चों को कहता हूं कि बार बार मिस हो रही है यार आमिर भाई आवाज, ठीक है। तो 44 का जो
एसेट है, ये बैलेंस शीट में एनपीपीई के नीचे नजर आएगा। ठीक है, इसमें कोई मसला है तो पूछे पूछे पूछे, नहीं तो फिर मैं मसला बताऊंगा जो होना चाहिए, आप पूछ नहीं रहे। पूछे पूछे, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। एक क्वेश्चन आपका यहां से आना चाहिए था, वो क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि सर, नहीं करके सर, ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट जो है, ये अभी कुछ अरसे में कंस्ट्रक्ट हो जाएगा और बिल्डिंग में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जब कुछ ही अरसे में खत्म हो जाना है, तो आपने इसको नॉन करंट एसेट्स में क्यों रखा है? इसको करंट एसेट्स में रखना चाहिए था। इसका जवाब ये है, ये क्वेश्चन किसी के जहन में आए भी तो बिल्कुल ऑब्वियस क्वेश्चन है, लेकिन इसका जवाब अकाउंटेंट्स ने ये दिया है कि देखें, ये एक ऐसा वर्क इन प्रोग्रेस है जिसने कुछ अरसे बाद जब कंप्लीट होना है, तो यहां से निकल कर जाना कहां है? नॉन करंट एसेट्स में, फिक्स्ड एसेट्स में, पीपीई में जाना है। तो ये कंस्ट्रक्शन है, इसने अल्टीमेटली जब कन्वर्ट होना है, जब पूरा होना है और ट्रांसफर होना है, तो कहां ट्रांसफर होना है? नॉन करंट एसेट्स में जाना है ना। इसलिए जब तक ये अंडर कंस्ट्रक्शन है तब भी इसको नॉन करंट एसेट्स में ही शो करो। हाँ, पीपीई के अंदर शो ना करना, उससे अलग थलग शो करो, क्योंकि वहां चला गया तो वो तो कंप्लीटेड एसेट्स होते हैं, डेप्रिशिएट होते हैं, इसको डेप्रिशिएट हमने नहीं करना। ये बात क्लियर है सबको? चलो ले जी, ये सारे काम वैसे करने की जरूरत नहीं होती है, बहरहाल अगर वो करना चाहे तो क्या कह सकते हैं, रोका तो नहीं जा सकता ना किसी को। तो ये हमने बस आज एक नया नोट बनाया है, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन ना होती, लैंड एंड बिल्डिंग वुड हैव शोन बुक वैल्यू ऑफ इतने एंड इतने रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और सही है। चल, ठीक हो गया जी। रीवैल्यूएशन जब भी होगी, रीवैल्यूएशन जब भी होगी तो 3 सब नोट्स लाजमी बनाने हैं। एक, आखिरी रीवैल्यूएशन कब हुई? 7.2। दूसरा, अगर रीवैल्यूएशन ना होती तो बुक वैल्यू क्या होती? तीसरा, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। जब भी कभी सवाल में रीवैल्यूएशन आएगी तो मेन नोट के बाद ये सब नोट्स, मैं उसको भी मैं वो नीचे मेजरमेंट बेसिस 7.1 उसको भी मैं मेन नोट ही कहा करता हूँ, मेन नोट की वर्ड ही बना लिया करो उसको। ठीक है, उससे आगे की बात कर रहा हूं। रीवैल्यूएशन के ये 3 सब नोट्स हैं, अगर सवाल में रीवैल्यूएशन है तो ये तीनों लाजिम है। आपको अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस आए तब मूवमेंट बनानी है। और भाई, अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस आया है तो मूवमेंट बनेगी, अगर लॉस ही आ गया तो फिर तो इधर कुछ नहीं आएगा। लेकिन दूसरी सूरतें भी तो होती हैं, सरप्लस पड़ा था, लॉस आया, उसे खा गया, तो सरप्लस की मूवमेंट तो हुई ना। फिर सरप्लस नहीं पड़ा था, लॉस पड़ा था और सरप्लस आया, इतना आया कि कुछ सरप्लस बच गया, यानी रीवैल्यूएशन सरप्लस जब कभी हिट हो जाता है ना एंट्री के अंदर, रियो सरप्लस जो क्रेडिट होता है कुछ ना कुछ, ठीक है, या डेबिट होता है, वो मूवमेंट बनेगी, यहां पर जरूर आएगी। बहरहाल फिलहाल सवाल टू सवाल वेरी करता है, देखेंगे। फिलहाल इतनी बात याद रखें, अगर सवाल में पीपीई के नोट के सवाल में रीवैल्यूएशन आएगी तो आपने मेन नोट के बाद ये 3 सब नोट्स लाजमी बनाने हैं। ये 3 सब नोट्स रीवैल्यूएशन के सब नोट्स हैं, जिसमें एक आप इफेक्टिव डेट बताएंगे और ये बताएंगे कि इंडिपेंडेंट बंदा है या नहीं है। दूसरा, ये बताएंगे अगर रिवैल्यूएशन ना होती तो बुक वैल्यू क्या होती, और तीसरा ये बताएंगे सरप्लस की मूवमेंट क्या है। और सही है, ये अलग बात है कि पहली रिवैल्यूएशन हो जिंदगी में और पहली बार ही लॉस आ जाए, फिर तो सरप्लस है ही नहीं ना, फिर कौन सी मूवमेंट। तो ठीक है, वरना अगर सवाल के अंदर सरप्लस हिट हुआ, पहले पड़ा था खत्म हुआ, पहले नहीं था आ गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट कोई भी बन जाए तो ये शो करेंगे। ठीक है, सब जागते रहें और ये बात याद रखें, अगर सवाल में रिवैल्यूएशन होगी, पीपीई का नोट बना रहे हैं, तो आपने ये 3 सब नोट्स लाजमी बनाने हैं, ये रिवैल्यूएशन के सब नोट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हर सवाल में अगला नोट सब नोट चेंज होता रहेगा। जैसे अभी फैम वाले सवाल के अंदर मूवमेंट इन सीडब्ल्यूआईपी बना है, अभी कार्ली वाला सवाल मैंने कराना है, उसके अंदर चेंज इन एस्टीमेट आ रहा है, उसका सब नोट बन जाएगा। ऐसे ही आगे को सवाल बोरिंग कॉस्ट अब कर लेंगे, जब बोरिंग कॉस्ट सवाल में इन्वॉल्व हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन के इन सब नोट्स के बाद वो बोरिंग कॉस्ट का सब नोट बन जाया करेगा। वो सवाल के अंदर इक्का दुक्का सब नोट्स इसके अलावा आएंगे, लेकिन पीपीई के नोट में आपको रिवैल्यूएशन लाजमी आती है, इसके बगैर तो चस नहीं ना आती पीपीई का नोट बनाने की। ठीक है, मजा नहीं आता ना। तो अब पीपीई का नोट होगा तो रिवैल्यूएशन होगी, रिवैल्यूएशन होगी तो ये 3 सब नोट्स होंगे, इसके अलावा वाले जरूरत के हिसाब से बनते रहेंगे सवालों के अंदर। ठीक है, कोई मसला है तो पूछिए, आफाक के अलावा किसी को मसला है तो पूछिए। मसला है तुम्हें? देखा, इसको कहते हैं इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इसने इम्प्रूव किया अपने आप को। ठीक है इससे मैंने पाबंदी लगा दी, आप नहीं थे ना, इससे मैं पाबंदी लगा दी, मैंने कहा सवाल नहीं करना, फिर सही हो गया, बेहतर होता जा रहा है हर आए दिन। अब ध्यान से सुनता है, अब वो आदत नहीं ना, ऐसा ये वाली बात आखिरी रिपीट करना जरा एमिंग, ये साबित हो गया कि वो उस वक्त तुम्हारा थोड़ा सा ध्यान। अच्छा जी, लो जी, इसको जरा मिटाते हैं और नए सिरे से फिर करना शुरू करते हैं। जी बच्चों, किया सवाल?
प्रिपेयर एनालिसिस ऑफ पीपीई एज इट वुड अपीयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कार्ली। और एनालिसिस ऑफ पीपीई क्या है, हमें एक ही एनालिसिस करना आता है जो IS 16 ने बताया हुआ है। ये ऐसे मुख्तलिफ नाम सिर्फ ICAP के क्वेश्चन बैंक में पुराने सवालों में मिल जाते हैं, वरना क्लियरली लिखता है डिस्क्लोजर ऑफ पीपीई या नोट ऑफ पीपीई, ठीक है ना। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पूरा लिखता है, पीपीई नहीं लिखता, लेकिन मैं पीपीई बोल रहा हूँ। ओके, अच्छा, तो नोट बनाना है 31 दिसंबर 15 का, ठीक है जी। और ठीक है, मैंने 18 नंबर एलोकेट करके भेजा था। कितने बच्चों ने घर पे पूरा टाइम दिया, ईमानदारी से, ज्यादा नहीं लगाया, हाथ खड़ा करें। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को? मैंने सही करने का नहीं बोला, कितनों ने अटेम्प्ट किया, जरा ऊंचा हाथ खड़ा करें, मैं देखना चाह रहा हूँ। ओके, हाथ नीचे करें। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट करने की भी जहमत नहीं की, वो हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा खड़ा रखें हाथ। क्यों भाई, क्या नहीं हो सका कल जी, क्यों? और जी, और किसने नहीं किया होमवर्क? क्यों? एक एब्सेंट है तो ऊपर से तुमने होमवर्क भी नहीं किया, कितने शर्म की बात है ना भाई। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, अगली बार ना पढ़ना पड़े जी। 31 दिसंबर प्लीज, मैंने डिस्कशन में कहा है बेटा आप लोगों को 31 दिसंबर 15 का नोट बनाना है। सवाल पढ़ना शुरू करते हैं, अच्छे तरीके से सवाल पढ़ेंगे। अब ये पर्चे की तरतीब है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ी, फिर अच्छे तरीके से सवाल को मेरे साथ तो एक ही बार पढ़ेंगे, लेकिन पर्चे में 2 बार पढ़ेंगे, फिर तीसरी बार सवाल को पढ़ने से पहले फॉर्मेट बनाएंगे। आपने खुद नोट किया, अभी तक एक दिन भी फॉर्मेट नहीं बदला हमने, और फॉर्मेट पहले बदल जाए ना तो 50% से ऊपर क्वेश्चन की फिगर्स हम उठा के कुछ ना कुछ सही लिख ही लेते हैं, पासिंग मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। फॉर्मेट तो मुश्किल है ही, ठीक है। बातें मत करो, एक तो छुट्टियां करके आप बातें कर रहे हो भाई। नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बोलना जी। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कार्ली ऑन 31 दिसंबर 14। तो ये क्या है, ये पिछले साल का क्लोजिंग है। हम 15 का नोट बना रहे हैं ना, तो ये 31 दिसंबर 14 का जो बैलेंस है ये पिछले साल का क्लोजिंग है, और ये हमारे साल का ओपनिंग बनेगा, ठीक है। बुक्स इंशाल्लाह आज अवेलेबल हो जाएंगी, अगर आप लोग जो है वो यहीं पर हों और वो आ जाएं तो ले लीजिएगा, वरना कल फिर आप आने से पहले ले सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मुझे नहीं पता, अभी तक मैंने देखी नहीं। लेट इट कम। अच्छा जी, सुने, 31 दिसंबर 15 का नोट बनाना है। 31 दिसंबर 2014 पर ये बैलेंसेस गिवन है, यानी ये वो क्लोजिंग है जो हम परसों रूल के निकाल रहे थे, कल से ये अवेलेबल करने लग गया। तो मुश्किल से मुश्किल ICAP के सवालों के अंदर भी ओपनिंग अक्सर नहीं, बेशतर दिए ही होते हैं, लेकिन अगर कभी नहीं दिए होंगे, ऐसे सवाल भी मौजूद हैं, तो उनकी तैयारी हमने वैसे ही कर ली हुई है परसों जो हमने नोट्स बनाए थे, ठीक है। अच्छा, वो भूल तो नहीं गए थे, वो प्रैक्टिस घर पे वो आपने दोबारा जाके सवाल किए थे, वो जब हमने सवाल से सवाल किया था फिर एसिड में, याद है ना, वो भूलना नहीं, बड़ी अहम बात है। अच्छा जी, अब ये लैंड है, बिल्डिंग इकट्ठा है, लेकिन चूंकि आपने सवाल घर पे किया है, अब मैं बेटा आप लोगों को निकाल दूंगा बात की। आपने सवाल घर पे किया है, लैंड और बिल्डिंग को अलग करना मुमकिन था। अगर सवाल में लैंड और बिल्डिंग को अलग करना मुमकिन हो तो मेरा मशवरा है इनको अलग ही कर लेना रिवैल्यूएशन के वक्त। हाँ, अगर रिवैल्यूएशन ना हो तो फिर इकट्ठा रख लो, अलग कर लेने से आपको आसानी हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो अगर मुमकिन ना हो तो कोई बात नहीं, फिर इकट्ठा चलता है, ठीक है। अब लैंड है, लैंड बिल्डिंग है, कॉस्ट है, एक्यूमुलेट ऑप्शन है और बुक वैल्यू है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है और कंप्यूटर्स है। यहाँ तो 3 क्लासेस बनाई है, हम 4 बना लेंगे, ठीक है। फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज गिवन है जी। डेप्शन इज प्रोवाइडेड एट फॉलोइंग रेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग ओवर 50 ईयर्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ऑन बिल्डिंग्स ओनली। जाहिर सी बात है लैंड डेप्शन होता नहीं है, और जाहिर सी बात है ये 600 की डेप्शन भी फिर सिर्फ बिल्डिंग्स की पड़ी होगी, ये ना कहना इसमें लैंड की भी डेप्शन है, अलग अलग नहीं की हुई, ठीक है। प्लांट एंड इक्विपमेंट पे 25% रिड्यूसिंग बैलेंस है, और कंप्यूटर्स पे 33.33% पर एनम स्ट्रेट लाइन। ड्यूरिंग 15 फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस ऑन 31 दिसंबर। आगे लिखा नहीं 15 या 14 या 16, ये टॉप पे उसने यही तो लिखा है कि ड्यूरिंग 15 ये हुआ है, और ड्यूरिंग 15 किस दिन, 31 दिसंबर 15 पे। द लैंड एंड बिल्डिंग्स वर रीवैल्यूड। तो लैंड बिल्डिंग क्या हो रहा है जी, रीवैल्यू, और हो कब रहा है, साल के आखिर में। द लैंड एंड बिल्डिंग्स वर रीवैल्यूड टू 1750। इसका मतलब 1750 क्या है फिर, रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ दिस अमाउंट 650 रिलेटेड टू लैंड। ले जी, इसमें से 650 जो है वो लैंड से रिलेट कर रहा है। अब अगर टोटल ये लैंड एंड बिल्डिंग है, 650 लैंड है, तो फिर बाकी 1100 ये क्या बन जाएगा जी, ये बिल्डिंग की रीवैल्यूड अमाउंट बन जाएगी। और ये हमने कैसे निकाला जी, ये बैलेंसिंग निकाला है, सवाल के अंदर जो बात गिवन थी उसमें से ये बैलेंसिंग निकाल दी, यानी रीवैल्यूड अमाउंट टोटल थी, लेकिन उसने ऐसे डाटा दिया है कि हम लैंड और बिल्डिंग की रीवैल्यूड अमाउंट अलग अलग कर सके। ठीक हो गया जी, यहां तक को मसला। अच्छा, फिर ऑफ दिस अमाउंट यानी रीवैल्यूड अमाउंट में से 650 रिलेटेड टू लैंड, ये कर लिया हमने, ठीक है। तो फिर बाकी 1100 बिल्डिंग, ये है रीवैल्यूड अमाउंट का ब्रेकअप। आगे वो कहता है, दोबारा से पढ़ते हैं, ऑफ दिस अमाउंट 650 रिलेटेड टू द लैंड विच हैड ओरिजिनली कॉस्ट 500।
लैंड की बात कर रहा था ना, तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 500। अब यहाँ आकर देखते हैं तो टोटल कितना गिवन है जी 1500। मैं 1000 में बात कर रहा हूँ, सवाल भी 1000 में करेंगे ना, ठीक है जी। 1500 में से वो कह रहा है 500 लैंड का हिस्सा है कॉस्ट में, तो फिर बाकी 1000 क्या होगा बिल्डिंग। ओके, और ये हमने अगेन क्या निकाला बैलेंसिंग, ठीक है। तो कॉस्ट भी गिवन हो अब हमें हो गई अलग से। और देखो अगर मिसाल के तौर पे रीवैल्यूड अमाउंट देता कि जितनी दी हुई है उसने 1650 1750, ठीक है, और बाइफरकेट ना करता या इसको बाइफरकेट कर भी देता, जो लैंड की टोटल कॉस्ट है बिल्डिंग की अलग अलग ना करता, तो हमारे लिए मुमकिन नहीं था इनको अलग करना। फिर मजबूरन हम इनको इकट्ठा लेकर चलते, मजबूरी में इकट्ठा लेकर चला करो, अलग टाइम नहीं वेस्ट होता, उल्टा टाइम बचता है, क्योंकि क्विकली ये काम हो जाता है, आसानी से गलती भी कम, चांसेस भी कम होते हैं, ठीक है ना। तो मेरा मशवरा यही है कि लैंड और बिल्डिंग को अलग कर लिया करो, ओके, अगर रिवैल्यूएशन आ जाए तो, ठीक है। मुमकिन हो तो, ना मुमकिन होता, ना मुमकिन कैसे होता, ये रिवैल्यूड अमाउंट इकट्ठी दी होती या कॉस्ट अलग से होती, इकट्ठी दी होती, तो फिर मजबूरी थी, ठीक है, फिर बफलो ब्राउन थी। अच्छा जी, 31 दिसंबर पर ईयर एंड पर रीवैल्यूएशन हो रही है, तो वर्किंग करते हुए नोट बनाते हुए एक्यूमुलेशन वाले सेक्शन में क्या करेंगे, ओपनिंग के बाद पहले ट्रांसफर, फिर पहले ट्रांसफर, ईयर एंड रीवैल्यूएशन पे लिखवाया था कि पहले डेप्रिसिएशन लिखोगे फिर ट्रांसफर, इससे फायदा हो जाएगा आपको, बाकी कोई स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपका फायदा है, आसानी है। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग्स वाज असेस्ड एट 40 years, ये उसने खुद बता दिया है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, पता नहीं आगे यूज करने की भी जरूरत है या नहीं, वो तो सवाल में देखेंगे, फिलहाल तो उसने रिमेनिंग लाइफ बता दी। नेक्स्ट, a machine which had cost 8 लाख सॉरी 80,000 and had accumulated depreciation of 57,000 at start of year was sold for 25,000 in first week of the year। भाई नोट का सवाल करते हुए इस 25,000 को तो हम कुछ नहीं कहा करते, ठीक है ना, FAR2 में यूज किया करेंगे। FAR2 में ना एक सब नोट, जैसे सब नोट्स अभी बन रहे थे ना, जहां मैंने मूवमेंट एलिमेंट सरप्लस बनाया, वर्क इन प्रोसेस की मूवमेंट बनाई, ये भी जो सब नोट्स दो में FAR2 के अंदर एक सब नोट बनता है डिटेल ऑफ डिस्पोजल, डिटेल्स ऑफ डिस्पोजल, उसके अंदर ये सेल प्रोसीड यूज होकर गेन लॉस भी निकाला जाता है। शायद बुक के अंदर या किसी ICAP सोल्यूशन के अंदर आपको ये डिटेल ऑफ डिस्पोजल बना हुआ मिल भी जाए, आपने उससे परेशान नहीं होना। आज से कोई 3 अटेम्प्ट पहले मैं बच्चों को वो नोट बनवा दिया करता था, लेकिन फिर अपने सीनियर्स के साथ मशवरे के बाद, उस्तादों से पूछने के बाद हम सब इसी नतीजे पे पहुंचे थे, मैं एटलीस्ट जो है वो पिछली 3-4 अटेम्प्ट से ये सब नोट FAR1 में नहीं बनवाता। उसकी वजह सुन ले, इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं नजर आ जाए तो परेशान ना होना, पता हो आपको कि हम क्यों नहीं बना रहे। FAR1 के अंदर आपके ऊपर सिर्फ स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हैं, और IS16 ने डिटेल्स ऑफ डिस्पोजल नाम का कोई सब नोट, कोई डिस्क्लोजर नहीं रिक्वायर किया हुआ। ये रिक्वायरमेंट जो है बेसिकली ये कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, हमारे लोकल लॉ की, और कंपनीज एक्ट प्लस स्टैंडर्ड्स जो अप्लाई होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, वो FAR2 के अंदर जाके होते हैं। FAR2 के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं उनमें आपने स्टैंडर्ड्स भी अप्लाई करने होते हैं और कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट्स भी अप्लाई करनी होती हैं। तो FAR2 में जाके वो डिटेल ऑफ डिस्पोजल का आप सब नोट बनाएंगे इंशाल्लाह। FAR1 में हम नहीं बनाया करते, तो उसको जब बनाते हैं तो सेल प्रोसीड इस्तेमाल होती हैं, वैसे नहीं होती। वैसे आपको बता चुका हूं मैं, नोट की मेन बॉडी में दो ही अकाउंट्स हैं, एसेट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट निकला करती है, और अगर रीवैल्यूड एसेट हो तो रीवैल्यूड अमाउंट निकलती है, और अक्यूमुलेटेड अकाउंट में से उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकला करती है। अगर रीवैल्यू नहीं हुआ तो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक, और अगर रीवैल्यू हुआ तो डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यू से डेट ऑफ सेल तक। तो यही है ना, तो ये दो चीजें ही हमें चाहिए होती हैं। कैश की एंट्री डेबिट करने की जरूरत ये नहीं कि इग्नोर, प्रॉफिट लॉस बना रहे हो तो क्या इग्नोर कर दोगे, फिर कैश स्टेप 3 में कैश भी लिखोगे, गेन लॉस निकाल के प्रॉफिट लॉस में भी लिखोगे। लेकिन फिलहाल हम क्या बनाने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट। इस नोट के अंदर मुझे सिर्फ कॉस्ट चाहिए ताकि एसेट के सेक्शन में से माइनस करूं, और उसकी सारी जिंदगी की अक्यूमुलेटेड डेप्शन चाहिए ताकि उसे अक्यूमुलेशन में से डेबिट कर दूं, दैट्स इट। उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये दो फिगर्स ही मुझे चाहिए थी। यहां तक कोई मसला? अगली बात, ये क्या हुआ, अच्छा हाईलाइटेड है, सॉरी। अच्छा, ये जो 57 है, ये 57,000 किस दिन तक की अक्यूमुलेशन है? अक्यूमुलेशन एट द स्टार्ट ऑफ ईयर। अगली बात, ये एसेट बिका कब है? सोल्ड इन फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। अब एक मसला आ रहा है, ये अक्यूमुलेटेड एक्शन है साल के पहले दिन की, स्टार्ट ऑफ द ईयर की, लेकिन ये एसेट बिक रहा है एक हफ्ता गुजरने के बाद, तो क्या करें? अच्छा, वैसे तो डेट गिवन नहीं है, ये कंसीडर करेंगे कि ये साल का पहला दिन है, तो अगेन कल वाले सवाल की तरह से ये 57,000 की जो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेशन है ये डेट ऑफ सेल तक की बन जाएगी। लेकिन आज इससे बढ़कर भी एक छोटी सी बात करनी है, वो जरा सुन लो, इररेलेवेंट बात यहाँ पे करके फिर वापस आते हैं। फिलहाल तो ये दोनों फिगर्स मेरे लिए तैयार हैं। एसेट अकाउंट में से मैंने 80,000 क्रेडिट करना है, और अक्यूमुलेटेड अकाउंट में से मैंने 57,000 को डेबिट करना है। कैश को मुझे लेने की जरूरत नहीं है, पीपी के नोट में गेन लॉस निकालने की भी जरूरत फिलहाल नहीं है। लेकिन
एक छोटी सी डिस्कशन है जो रहती रह गई, बस मैंने जानबूझ के नहीं छोड़ी थी, ठीक है, कभी सवाल ऐसा सामने आया ही नहीं। आज तक हमने क्या देखा, जब भी एसेट खरीदा जाता था, जितने सवाल हमने किए, हमेशा वो यकम जनवरी, यकम फरवरी, यकम मार्च, यकम अप्रैल, यानी महीने के पहले दिन खरीदा जाता है। और जब भी कभी बिकता है, सवाल के अंदर लिखा होता है 31 अगस्त, 30 सितंबर, ठीक है, 30 जून, साल के और महीने के आखिरी दिन बिक रहा होता है। तो क्या ऐसा ही होगा हमेशा कि एसेट जब भी बिकेगा साल और महीने के पहले दिन, जब भी खरीदेंगे तो महीने के पहले दिन खरीदेंगे, और जब भी बेचेंगे तो महीने के आखिरी दिन, दरमियान में नहीं कर सकते काम? ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली जब हमें जरूरत पड़ती है हम उस दिन जाके एसेट खरीद लाते हैं, और जब बेचना हो बेच भी देते हैं। कोई महीने का पहला या महीने का आखिरी दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवालों में नॉर्मली इस तरह से आता नहीं है, पर पता तो हो, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पे, यहाँ कहीं मैंने एग्जांपल बनाई थी, ये एक उसूल है जी। ये उसूल स्टैंडर्ड इसकी गुंजाइश देता है हमें। स्टैंडर्ड क्या कहता है जी, कि आप देखो, मेरी बात सुनो, पहले इधर सुनो फिर देखना, ये आपके लिए लिखा हुआ, पहले सुन लो, कोई बोर्ड की तरफ नहीं देखे प्लीज। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम निकालते हैं मिसाल के तौर पे स्ट्रेट लाइन मेथड में, तो डिवाइड बाय ईयर करते हैं तो पर ईयर डेप्शन आती है। बोलो, मैंने कहा इधर कोई ना देखे। डिवाइडेड बाय ईयर्स करेंगे तो पर ईयर डेप्शन आएगी। अगर डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो पर ईयर आ गई। डिवाइड बाय 12 करेंगे तो पर मंथ आ गई, डिडक्शन निकली है पर ईयर। उसको डिवाइड बाय 12 करो तो पर मंथ आ गई। अच्छा, उसको डिवाइड बाय 365 करो तो पर डे आ गई। अच्छा, उसको हर दिन में 24 घंटे होते हैं, 365 को 24 से मल्टीप्लाई करके उससे डिवाइड करो तो पर आवर आ गई। आप मिनट्स के साथ कर दो डिवाइड तो पर मिनट। तो डेप्रिसिएशन तो बिल्कुल पर मिनट भी निकल सकती है। ये तो कोई नहीं कह सकता कि आप जो है वो डेप्शन डेली बेस पे नहीं निकाल सकते। आप समझ रहे हैं ना? यानी अगर आपने एसेट को यकम फरवरी की बजाय 10 फरवरी को खरीदा है, तो आप डेली बेस के ऊपर डिडक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले 10 दिन ना करें, बाकी के 18 दिन कर लें फरवरी के। बात समझ रहे हैं? लेकिन स्टैंडर्ड यहाँ पे एक सहूलत देता है कि इस मुसीबत में पड़ने की बजाय आप क्या करो, आप मंथली बेसिस पे डिडक्शन कर लिया करो। ये अकाउंटिंग पॉलिसी नॉर्मली आपको सवालों में लिखी हुई भी मिलेगी। हर कोई इसी तरह से करता है, डेली बेसिस की डिडक्शन के ऊपर कोई नहीं जाता। सवाल खामोश हो तब भी जो बता रहा हूं यही अज्यूम करना है आपने, और सवाल खामोश नहीं होता, नॉर्मली वो बता देता है कि मंथली बेसिस पे डिडक्शन करो। मंथली बेसिस की डिडक्शन का मतलब क्या है? जिस मंथ में एसेट खरीदो उस मंथ में पूरा डेप्रिशिएट कर दो। फुल मंथ डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ एडिशन। क्या मतलब? मैंने अज्यूम किया ईयर एंड, पिछली क्लास बच्चों से पूछा कि अज्यूम करना है ईयर एंड बता दो, उन्होंने कहा 31 नवंबर 15, उनसे पूछा, ठीक है। अब मैंने कहा जी डेट ऑफ एडिशन मैं बताता हूं, आप फ्रैक्शन बता दो, ठीक है। सबसे पहले मुझे अब आप बताएं, वो क्लास नहीं, अब आप हैं। यकम जुलाई 15 को एक एसेट खरीदें, ईयर एंड हो 31 दिसंबर 15, तो क्या फ्रैक्शन लगाएंगे डेप्शन के लिए? 6/12, ठीक है। अगर 12 जुलाई को खरीदेंगे तो वैसे तो आपका दिल कर रहा था कि 12 दिन की डेप्शन ना निकालें, लेकिन ऊपर एक उसूल हमें नजर आ गया, सवाल की खामोशी केस में क्या करेंगे? पूरा मंथ डेप्शन चार्ज कर दें इन द मंथ ऑफ एडिशन। अभी अगली चीज नहीं पढ़नी है आपने बेटा, वो आपके लिए लिखी हुई है, पढ़ा देता हूं, सब्र कर जाओ, ठीक है जी। पूरा मंथ डेप्शन चार्ज करनी है इन द मंथ ऑफ एडिशन। तो 12 जुलाई को भी आया तो हम क्या कहेंगे जी? पूरा जुलाई समझो, ठीक है। अगर 30 जुलाई को आए तो इसको भी माफ नहीं करना। ये भी 30 जुलाई को आ गया ना, हम क्या कह रहे हैं? फुल मंथ डेप्शन इन द मंथ ऑफ एडिशन। एडिशन जिस महीने में हुआ उस महीने के पूरे महीने की डेप्शन ले लो, चुप करके ले लो 6/12। असल में ना जुलाई 31 दिनों का होता है, इसलिए मैंने 30 यहाँ पर लिखा। लेकिन अगर 31 जुलाई पे कोई एसेट आ जाए तो फिर अकाउंटेंट्स कहते हैं कि यार माफी दे दो। अब 31 जुलाई का मतलब अकाउंटिंग में चूंकि यकम अगस्त भी होता है, इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, तो अब जुलाई को माफ कर दो। 31 जुलाई पे अगर कोई एसेट आए ना तो फिर वो यूं ही समझ लेना कि वो यकम अगस्त से यूज करना शुरू करना है। तो ऐसी सूरत में जाके आप क्या करना? 5/12। बात समझे हो? ठीक है। तो सिर्फ 31 जुलाई को हमने माफ किया क्योंकि उसका मतलब क्या होता है? यकम अगस्त। वरना जुलाई के महीने में किसी भी दिन एसेट आ गया तो सवाल खामोश हो तो क्या अज्यूम करेंगे? मंथली बेस, पूरा मंथ डेप्रिशिएट कर दो। वैसे सवाल खामोश नहीं होता, नॉर्मली ये वाली लाइन सवाल के अंदर लिखी होती है, फुल मंथ डेप्रिशिएशन चार्ज इन द मंथ ऑफ एडिशन, अकाउंटिंग पॉलिसी के तौर पे सवाल के अंदर। कंपनी की ये पॉलिसी है, ना लिखी हो तो हम यही अज्यूम करेंगे, ना लिखी हो तो हम यही अज्यूम करेंगे। ओके, यहां तक को मसला? अच्छा, अब मैचिंग भी तो थोड़ी सी करनी है ना। आने वाले महीने में पूरा महीना डेप्सिट कर दिया ना, तो फिर दूसरी तरफ फिर क्या कहता है स्टैंड? क्या कहता है मंथली बेसिस में क्या करो? फिर जाने वाले महीने में फिर पूरा महीना ना करो, ताकि दोनों साइड्स में कुछ दिनों का फर्क आएगा। आप कह सकते हो कि सर 12 दिन यहां से कम थे और उधर हो सकता है 10 दिन कम हो, तो ये तो कोई बात ना हुई, शायद 5 दिन का फर्क पड़ जाए। और भाई डेप्रिसिएशन तो वैसे ही एक एस्टीमेट है, पहले ही अंदाजा है, तो अंदाजे में थोड़ी बहुत कमी बेशी अपने हिसाब से हम अकाउंटेंट्स बेतहाशा एस्टीमेट्स लगाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए। बड़े होते जाएंगे, देखते जाएंगे आप, FA2 में जाकर पढ़ेंगे, IAS 37 का स्टैंडर्ड है। अंदाजे, प्रोविजंस बनाए जा रहे हैं, अंदाजों की बुनियाद पर बहुत कुछ रिकॉर्ड किया होता है अकाउंटेंट्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए। तो डेप्शन इज एन अंदाजा, इज एन एस्टीमेट, ठीक है। तो एस्टीमेट 2-4-5 दिन की प्लस माइनस हो भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सहूलत हो जाती है, तो स्टैंडर्ड ने इसकी इजाजत दी हुई है, ठीक है ना। तो पूरे महीने डेप्सिट कर देना जिस महीने में एसेट आए, और एक दिन भी डेप्सिट ना करना जिस महीने में एसेट
जाए, वाइल नो डेप्शन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ डिस्पोजल। इसकी मिसाल के तौर पे मैंने ये डाटा लिखा है, अगर 5 अगस्त को आपने 15 वाले साल में 5 अगस्त 15 को एक एसेट बेचा है तो डेप्रिसिएशन अगस्त को नहीं लेना, क्यों? नो डेप्शन इज चार्ज इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो फिर जुलाई तक कितने महीने बनते हैं? 7/12। 18 अगस्त हो, नो डेप्शन इन द मंथ ऑफ अगस्त, 7/12 रखो। 30 अगस्त हो, नो डेप्शन इन द मंथ ऑफ डिस्पोजल, मंथ ऑफ अगस्त नहीं। हाँ, 31 अगस्त को माफी दे दो, क्योंकि इसका मतलब यकम सितंबर भी होता है, तो अब आप कह सकते हो कि यार अब इसको माफी दे दो। हाँ, ऐसी सूरत के अंदर आप, और ये सवाल आते थे हमारे पास, यानी हमारे पास सवाल कौन से आ रहे थे? जितने हमने अभी तक किए, मंथ के पहले दिन एसेट खरीदते थे और मंथ के आखिरी दिन हम नॉर्मली बेचा करते थे, और ये सिनेरियो हमारे सामने आ रहे होते थे, हम ऐसे फ्रैक्शन लगाते थे, लेकिन दरमियान वाली बात भी हमने अब कर ली। ओके, और सही है ना? ये ऐसे ही बातों बातों में बात हो गई। इसको नोट करने का टाइम नहीं दूंगा, पिक्चर ले सकते हैं। हम तो ऐसे ही चलते, 2 दिन पीछे ऐसे ही चले थे आपके जाने के बाद, ऐसे ही है ना बच्चा? हमने तो एक चीज नोट की आपके जाने के बाद। हो चलें जी, सवाल भी पूरा करना है, अभी मैंने फॉर्मेट तक नहीं बनाया। बेटा मैं यही कह रहा हूँ कि 12 जुलाई को भी लिया है ना, तो स्टैंडर्ड कहता है फुल मंथ डेप्शन चार्ज कर दो, पूरा जुलाई डेप्शिएट कर दो, तो इसलिए 12 नहीं, यकम से ही अज्यूम कर रहे हैं। 30 को भी आया तो हमने कहा यकम से ही करो, नहीं डेली बेसिस पे नहीं कर रहे ना, तो फिर मंथली बेस पे करना तो क्या करें, जिस महीने में आया वो महीना पूरा डेप्शिएट कर दो, वो ये कह रहे हैं। ठीक है, ओके, कहां थे हम? यहां थे हम। लो जी, अब तो टेंशन खत्म हो गया, असम्पशन लेने की बजाय वैसे भी टेंशन खत्म हो गई। अगर फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर पे बिका है तो हम स्टार्ट ऑफ द ईयर अज्यूम करेंगे इसको, पहले महीने के पहले हफ्ते में बिका तो स्टार्ट में अज्यूम कर लेंगे ना। ठीक है, तो 57 क्या हो गया, ये हमारे पास रिडक्शन आ गई डेट ऑफ सेल तक की। आगे है जी, आ न्यू मशीन वाज परचेज्ड ऑन 30 अप्रैल। आ न्यू मशीन वाज परचेज, पहले वाली क्या हुई? डिस्पोज हुई थी। आ मशीन वाज सोल्ड, आ मशीन वाज सोल्ड, और ये क्या है जी? आ न्यू मशीन वाज परचेज। ठीक हो गया जी। अब फॉलोइंग कॉस्ट वर इनकर्ड। अच्छा, 30 अप्रैल को ये खरीदा है हमने इसको, तो इसका मतलब यकम मई से यूज करना शुरू कर देंगे इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन। कि अगर सवाल ये बात ना कहे इस तरह की कि जी ये 30 अप्रैल को आया है, फिर जो 2 महीने इंस्टॉल होता रहा, फिर 1 महीना टेस्ट रन से गुजरा और फिर रेडी टू यूज, ऐसी बात सवाल ने नहीं लिखी, तो फिर अज्यूम यही करते हैं जिस दिन खरीदा उस दिन से ही इस्तेमाल होगा। ओके, नॉर्मल। अच्छा, अब जी क्या क्या कॉस्ट इनका की है इन्होंने? कहते हैं जी परचेज प्राइस बिफोर डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट इसमें से माइनस नहीं हुआ हुआ, लेकिन इंक्लूसिव ऑफ रिक्लेमेबल सेल्स टैक्स। रिक्लेमेबल सेल्स टैक्स का मतलब क्या है जी? रिक्लेमेबल कहता है रिफंडेबल, एडजस्टेबल या रिफंडेबल, ऐसे ही है। तो एडजस्टेबल या रिफंडेबल टैक्स को जो है वो हम इग्नोर करते हैं, एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करते। पर मसला यहाँ पे क्या है? यहाँ पर इंक्लूसिव वाला चक्कर हो गया है। ठीक है, 20,000 के अंदर ये इंक्लूडेड है, ये टेंशन। ठीक है, तो 20,000 में से इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे और कहानी शुरू करेंगे 17,000 से। ठीक हो गया जी? ओके, फिर उसके बाद क्या करेंगे जी? 17,000 में से 1,000 को माइनस, डिलीवरी कॉस्ट ऐड, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड, और इस 300 को क्या करना है? इग्नोर। आप जरा बात ध्यान से सुने, 2 मिनट में समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो 1 हफ्ता इंतजार करना पड़ेगा। होपफुली कल का दिन उधार उतार के ना IS 16 के, या फिर मंडे से मैं भी IS 36 शुरू कर दूंगा। IS 36 खत्म होगा 4-5 दिन के बाद, तो प्रोबेबली रिजल्ट की छुट्टियां होंगी, उसके फौरन बाद शायद फिर अगले ही दिन हम IS 23 शुरू करेंगे, या एक आध दिन बच गया तो पहले कर देंगे। IS 1-2 ही होंगी। IS 23 सुने, IS 23 जो है वो बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड है। वो स्टैंडर्ड ये कहता है कि इंटरेस्ट को एसेट की, बड़ा चुप कर जाए, इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में ऐड सिर्फ तब कर सकते हैं अगर वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट हो। ये बात समझ, अल्लाह करे ना ही आए, स्टैंडर्ड 8-9 दिन लगाने हैं उस स्टैंडर्ड पे जाके, तो वहां समझ आएगी इंशाल्लाह। फिलहाल ना भी आया तो मुझे कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए मैं ये बात बोल रहा हूं। जब IS 23 पढ़ लेंगे तो ये बात आपको फिर बहुत अच्छे समझ आ जाएगी। बहरहाल अभी भी उम्मीद आ जाएगी। IS 23 क्या कहता है जी? इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में, असल में ना इंट्रो के लेवल तक ये बात पूरी नहीं बताई जाती, क्योंकि वहां IS 23 नहीं पढ़ना, तो वहां पर सिर्फ आपको बस बता दिया गया इसको इग्नोर करना है। मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, ठीक है? और फिर IS 23 के बाद आपको क्लियर भी हो जाएगा ज्यादा। IS 23 कहता है इंटरेस्ट को एसेट की कॉस्ट में सिर्फ तब ऐड कर सकते हैं अगर आपका एसेट क्वालिफाइंग एसेट है। हमने कहा अच्छा क्वालिफाइंग क्या मतलब? चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वालिफाई किया उसने। क्वालिफाइंग एसेट का क्या मतलब? कहते हैं बच्चे क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है सर जी, क्वालिफाइंग आपके सीनियर FA2 में बैठे हैं जो अभी पेपर देंगे, सर क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, वो वाला क्वालिफाइंग। स्टैंडर्ड का अपना नाम है, उसने रखा हुआ है एसेट का। फिर सुनो IS 23 क्या कहता है?
इंटरेस्ट को एसिड कॉस्ट में सिर्फ तब ऐड करना है जब वो एसिड क्वालिफाइंग एसिड हो। फिर हमने स्टैंडर्ड से पूछा यार ये क्वालिफाइंग एसिड क्या होता है? वो कहने लगा ऐसा एसिड जो बनने में अच्छा खासा अरसा ले, ऐसा एसिड जो बनने में, बिल्डिंग बन रही है 6 महीने लगने, ठीक है। अब अगर इस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपने बैंक से लोन लिया और बैंक को इंटरेस्ट पे किया तो इस इंटरेस्ट को बिल्डिंग कॉस्ट में ऐड कर दो, ये 23 कहता है। प्लांट आपने लिया, इंस्टॉल होने में 4-5 महीने लग गए, तो ये प्लांट इंस्टॉलेशन में रेडी टू यूज होने में अच्छा खासा अरसा ले रहा है, ठीक है। तो अगर इस प्लांट को खरीदने के लिए कोई लोन लिया या इंस्टॉलेशन वगैरह के लिए, उस पर इंटरेस्ट पे किया, उसे एसिड कॉस्ट में क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। अब दोबारा सुनो, I-73 ने क्या कहा, एसिड की कॉस्ट में इंटरेस्ट सिर्फ तब ऐड होगा अगर एसिड क्वालिफाइंग हो, और क्वालिफाइंग एसिड कौन सा एसिड होता है, जो बनने में अच्छा खासा अरसा ले। अब I-73 में जाके इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, वहां पे फिर स्टैंडर्ड से हमने पूछा भी कि यार अच्छा खासा अरसा कितना होता है, इस पे स्टैंडर्ड खामोश है। अकाउंटेंट्स ने किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि 3 से 4 महीने का अरसा अगर एसिड बनने में ले ले तो उसे हम क्वालिफाइंग एसिड कहते हैं, ठीक है। यानी अच्छा खासा अरसा क्या है, 3-4 महीने बनने में लग जाए, इससे काम को क्वालिफाई नहीं कहते। बहरहाल छोड़े इस बात को, सादा बात क्या है, क्या ये क्वालिफाइंग एसिड लग रहा है आपको? क्या कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि ये एसिड 30 अप्रैल को हम खरीद के लाए, फिर 2 महीने इंस्टॉल होता रहा, 2 महीने टेस्ट रन से गुजरता रहा और फिर 5-6 महीने बाद जाके ये रेडी टू यूज हुआ? क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है? अच्छा खासा अरसा नहीं ले रहा, हमने तो इसको अज्यूम किया 30 अप्रैल से यूज करना है, तो ये ऐसा एसिड नहीं है कि जो जिसको हम क्वालिफाइंग एसिड कहें। तो अगर क्वालिफाइंग एसिड नहीं है तो फिर इंटरेस्ट को एसिड कॉस्ट में ऐड करने की भी इजाजत नहीं है। मसला ये है ना कि एसिड की कॉस्ट के अंदर आपने कॉस्ट को सिर्फ तब ऐड करना होता है जब तक एसिड रेडी टू यूज ना हो जाए, लेकिन ये बना बनाया तैयार शुदा एसिड है, ये खरीद कर लाए तो ये तो पहले दिन रेडी टू यूज होता है, तो फिर इंटरेस्ट आप बाद में बेशक पे करते हैं, आप बिजली का बिल भी तो पे कर रहे होते हैं। बात तो वहीं पे आ जाती है ना। I-73 में पढ़ाऊंगा आपको कि इंटरेस्ट को ऐड करना रोक देते हैं जब एसिड रेडी टू यूज हो जाए, वहां पे भी, ठीक है ना। जब एसिड रेडी टू यूज हो जाए तो बाद में बिजली लगा रहे हो, गैस लगा रहे हो, पेट्रोल डाल रहे हो उस पर, तो क्या वो एसिड कॉस्ट में ऐड करते रहते हो? इंटरेस्ट भी ऐसा ही है, ठीक है। तो सादा बात, लंबी हो गई बार बात, सादा बात ये कि इंटरेस्ट को एसिड कॉस्ट में तब ऐड करना है अगर वो क्वालिफाइंग एसिड हो, और क्वालिफाइंग एसिड वो होता है जो बनने में अच्छा खासा अरसा ले, जबकि ये ऐसा नहीं है। अब उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, उसके लिए इंतजार करेंगे हम IAS 23 बोरिंग कॉस्ट के स्टैंडर्ड का, ठीक है। डन हो गया। और पॉइंट 4 है, ऑन यकम जनवरी 2015 होगा ना, क्योंकि ड्यूरिंग 15 लिखा हुआ है, इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। जी ये चेंज इन एस्टीमेट है। अच्छा, अभी तक जितने सवाल हमने देखे ना, चेंज इन एस्टीमेट साल के पहले दिन आता है, लेकिन मैंने आपको शायद जबानी बताया हुआ है, एक बात जबानी बताई हुई है कि चाहे एस्टीमेट चेंज साल के किसी भी दिन आए, हमने साल का पहला दिन अज्यूम करना है, ठीक है। आज एक सवाल होमवर्क में जा रहा है, पियानो लिमिटेड, ठीक है ना। वो पियानो लिमिटेड वाला जो सवाल है, वो सवाल इंशाल्लाह हैंडआउट आ गए हैं, ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा, बाकी कल से बुक ले आइएगा। वो हैंडआउट के अंदर जो सवाल है पियानो वाला, उसके अंदर ये चेंज इन एस्टीमेट वाला ये रूल अप्लाई करना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया। बार बार उसी वक्त बता देता हूँ, फिलहाल तो इस सवाल को अब फटाफट कर लेते हैं। पिछली क्लास में ये सवाल पढ़ लेने के बाद 20 मिनट में हो गया था, आपकी क्लास में 25 मिनट लग जाएंगे, यही होगा ऐसे ही। अच्छा, मैंने मिटा दिया आज, मैंने कहा आप ये कहते हो जी। सवाल पढ़ लिया है, नोट बनाना है, नाम लिखते हैं जी, कार्ली, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये FS कभी भी ना लिखना, पास होना है तो, मैं तो पास इसलिए मैं लिख सकता हूँ। फॉर द ईयर एंडेड भी पूरा लिखना, 31 दिसंबर। जी बच्चों, किस चीज का नोट बनाने चले हो? प्रॉपर्टी प्लांट। कौन सा नंबर लोगे? कम नंबर कोई बता दो। 10 नहीं ना भाई, 10 तो फिर 2 फिगर्स लिखनी पड़ेंगी, बस आप 6 लिख लिया, आप जरा देर से आए भाई। सिंगल डिजिट और 2 डिजिट थोड़ा फर्क तो है ना लिखने में। अच्छा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खुदारा पूरा लिखना, पेपर पास करना है तो, ठीक है। PPE कुछ नहीं होता, प्रॉपर्टी प्लांट है इक्विपमेंट, ठीक है जी। उसके बाद ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पूरा लिखना जी। ओपनिंग बैलेंस, फिर जी एडिशन। भाई एंड वालों नजर आ रहा है? एंड वालों साकिब आप बता दो, नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा है यहाँ से? ओके। डिस्पोजल्स, ट्रांसफर्स। अच्छा, पिछले सेशन में हम ट्रांसफर और रीवैल्यूएशन पहले लिखते थे, इस दफा नीचे, चलो मुझे याद आ गया ऐसे एकदम से। ट्रांसफर, रीवैल्यूएशन और क्लोज, ठीक है जी। इससे बाहर कोई चीज नहीं है, ये मैक्सिमम। उसके बाद अक्यूमुलेटेड लिखिएगा प्लीज। अच्छा जी, ईयर के स्टार्ट की डेप्रिसिएशन है, ईयर एंड की? सवाल में सॉरी, रीवैल्यूएशन है 31 दिसंबर पे, ईयर एंड रीवैल्यूएशन है तो पहले डेप्रिसिएशन लिखना, फिर ट्रांसफर, ठीक है जी। तो फॉर्मेट में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले आ गया, फिर ट्रांसफर और डिस्पोजल।
ठीक है जी, थोड़ी सी जगह। ओके जी, क्लोजिंग्स का डिफरेंस बुक वैल्यू। ठीक है जी, उसके बाद 6.1 मेजरमेंट। ये मुफ्त के नंबर कभी भी ना मिस करना जिंदगी में, ये नंबर हैं पक्के पक्के और मुफ्त के। नोट बना रहे हो, ये तीनों चीजें उसी वक्त लिख लो ताकि मिस ना हो। मेजरमेंट बेसिस, डेप्रीसिएशन मेथड और रेट या लाइफ। अब मुश्किल काम मेरी तरफ से, लाइनों वाला। ठीक है जी, अलग अलग करना चाह रहे हैं लैंड और बिल्डिंग को, हम अलग अलग करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक मिनट चले। लैंड है, बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स, फिर जी प्लांट एंड मशीनरी है। अच्छा, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, फिर इक्विपमेंट लिख दिया, नीचे मशीनरी लिख दिया आई कैप ने, अल्लाह माफ करे बस। ये दोनों जगह एक होना चाहिए। बहरहाल कोई मसला नहीं, प्लांट एंड इक्विपमेंट में ही मशीनरी। इक्विपमेंट का मतलब बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, तो प्लांट इक्विपमेंट का मतलब मशीनरी वगैरह भी इसी में पड़ी होती है। बातें ना करें प्लीज। उसके बाद कंप्यूटर्स हैं, और फिर आपका कॉलम है जो आपने घर पे बनाना है, टोटल वाला। ठीक है जी, क्योंकि सवाल ने अगेन ऐसी कोई बात नहीं की कि टोटल का कॉलम मत बनाओ, तो फिर बनाओ। इसलिए स्टूडेंट कहता है तो आप भी बनाओ। मैंने कहा मैं नहीं बनाता, क्या होगा मेरा नुकसान? आप नहीं बनाओगे तो क्या होगा आपका नुकसान? जी, मैं बता तो रहा हूं ना। टोटल का कॉलम लाजमी घर पे बना लेना। ओके, अच्छा जी, अब मुफ्त के नंबर ओपनिंग बैलेंसेज हैं, ये नंबर है। ठीक है, लैंड 500, उसकी डेप्रिसिएशन कितनी है? 600 में से अच्छा 0। बिल्डिंग 1000, उसकी डेप्रिसिएशन 600। तो लैंड का ओपनिंग 500, बिल्डिंग का ओपनिंग 1000, लैंड की ओपनिंग एक्यूमुलेशन, मैं तो कहता हूं ऐसे ही कर देते हैं। ठीक है जी, बस ऐसे ही ठीक है। उसके बाद इधर ओपनिंग जी 600 जी, नहीं लेता, रुपीज इन थाउजेंड्स, और पॉइंट्स को हम 2 डेसिमल तक यूज कर लेंगे जहां जरूरत पड़ी। कुछ ना कुछ सिफरें तो बच ही जाएंगी, असल तो सिफरें लिखने से बचना है हमें, कुछ सिफरें तो बच ही जाएंगी। ठीक है, लो भाई, असल में वो घर से सिफरें यूज करके नहीं ना, इसलिए कह रहे थे। चलें जी, यहां तक भी कोई मसला है तो बताएं। ओके, नेक्स्ट 2 रह गए। और प्लांट एंड इक्विपमेंट 340.5, डेप्रिसिएशन 125.9 जी, 340.5 और 125.9। ठीक है जी, उसके बाद कंप्यूटर्स हैं 617.8, 505.8, 617.8 और ठीक है जी, ये मुफ्त के नंबर हैं जो आपको मिल चुके हैं। ठीक है, तो जरा मैं जरा मुश्किल वाला काम कर लूं, आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। तो सबसे मुश्किल काम दुनिया का यही है, लाइन सीधी लगाना है जी। आपके पास तो लगी होती हैं लाइनें, आप क्यों हूं कर रहे हैं? 600, चलो जरा इधर आ जाओ। चैलेंज, उम्मीद तो है अब गुजारा हो जाएगा। बड़े टाइम पे आए हो शहजादे। अच्छा, हैंडआउट लेने आए, ओके, तुम सुबह वाले हो अभी को जी। ओपनिंग्स डन, अब रिवैल्यूएशन करते हैं जी। अब तरतीब से चलते हैं, रिवैल्यूएशन भी आसान है, कौन सा मुश्किल है। कल माना कि पहले हमने ये काम नहीं किया, थोड़ा सा सब नोट्स की जगह छोड़ देंगे आप। ये आप लोगों का पेज नंबर 2 रजिस्टर का, ठीक है ना जी। तो पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है आप लोगों का। ओके, और पेज नंबर 3 पे आप हेडिंग बनाओगे वर्किंग्स की। जी जी बिल्कुल, और क्या, मैं टाइम वेस्ट करने के लिए बना रहा हूँ? तो लगता है कि मेरा टाइम इतना मिला है? सब नोट्स बिल्कुल जरूरी हैं, इनके नंबर मिलेंगे, ना बनाने पर नंबर कटेंगे जी। अच्छा जी, जो आप घर पे बनाएंगे आज, वर्किंग नंबर, वर्किंग्स क्लियर हेडिंग हो, वर्किंग्स नोट से अलग थलग है वर्किंग्स, जिनमें वर्किंग नंबर 1 हम कर रहे हैं रिवैल्यूएशन की। और पहले लैंड को देख लेते हैं, डेट, डिस्क्रिप्शन, फिर जी लैंड है, रिवैल्यूएशन, सरप्लस है, और प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा भाई, अब कल मैंने ले 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 जमाई ले ले, ले। कल तो मैंने भाई फैम वाले सवाल में
लैंड के ऊपर भी वो ओपनिंग से फिर डेप्शन डैश डाल डाल के बुक वैल्यू, तो नहीं भाई, लैंड के ऊपर कोई डेप्शन का कोई चक्कर नहीं है। किस दिन ये लैंड रीवैल्यू है? 31 दिसंबर 15 पे। ये किस दिन ये लैंड हमारे पास 500 पे नजर आ रहा है? 31 दिसंबर 14 पे। तो 31 दिसंबर 14 से 31 दिसंबर 15 तक पहले लाना है, फिर रिवैल्यू करना है ना। लेकिन ये तो लैंड है 31 दिसंबर 14 से 31 दिसंबर 15 तक, ये 500 का 500 ही आ जाएगा। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो आप पर्चे में टाइम बचाए ना भाई। लैंड की तो रिवेंज सबसे आसान है, तो पागल थोड़ी है पहले लिखें यकम जनवरी 15, फिर कॉस्ट लिखें 500, फिर डैश लगाएं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट 31 दिसंबर 14 लिखें या 15 लिखें, कॉस्ट लिखें या बुक वैल्यू लिखें, बात तो एक ही रहनी, 500 ही रहनी। ये बात समझ आएगी? नहीं समझ आई तो फिर कॉस्ट लिख दो। बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू, ठीक है, कॉस्ट भी यही है, बुक वैल्यू भी यही है। ये लो, बुक वैल्यू को या कॉस्ट को, बात तो एक ही है। लैंड जो है डेप्शन तो होनी ही नहीं है। अब इस दिन इसने क्या होना है? रीवैल्यू होना है, तो एक लाइन खाली छोड़कर लिखें आप रीवैल्यूड अमाउंट। वो पहले दिन की हुई बात भी नहीं बदलते हम तो। बात बदल जाए फिर क्या बात, वो बात ही क्या जो बदल जाए। ठीक है जी, हाँ जी, जो बदलनी पड़े। तो देख लो, फॉर्मेट उसी तरह से बना रहे हैं, हर सवाल एक ही तरह से कर रहे हैं, एंड तक ऐसे ही करेंगे, कोई सवाल डिफरेंट तरीके से करना ही नहीं है। पर्चे में सवाल आएगा, आपको लेगा रूटीन क्लास का सवाल हो रहा है, आप सवाल पढ़ेंगे, एक बार पढ़ने के बाद 2 दफा सवाल पढ़ेंगे, आप फॉर्मेट बनाएंगे और आधा ज्यादा सवाल सही कर लेंगे इंशाल्लाह, मेरे जैसे भी। और जो अच्छे बच्चे होंगे वो ज्यादा अच्छा सही कर लेंगे, बहुत अच्छे बच्चे होंगे वो सारा सही कर लेंगे। ठीक है, मेरे जैसे तो बस 60-70% सही कर लेते हैं जी। कितना जी? 650। ये देखो, रीवैल्यू टू 1750 ऑफ दिस अमाउंट 650 रिलेटेड टू लैंड, तो अलग कर लिया था हमने लैंड। तो रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ लैंड कितनी है जी? 650। तो 150 का आ गया रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है जी। अच्छा जी, अब डेप्रिशिएट करें, क्यों? अच्छा जी, लैंड ना भी होता तब भी डेप्रिशिएट ना होता, या बिल्डिंग की वक्त याद रखना। क्यों? अभी 31 दिसंबर 15 पर इसको क्या किया हमने? रीवैल्यू किया, उससे पहले डेप्रिशिएट हो चुका है। याद करें, ईयर एंड रीवैल्यूएशन में पहले डेप्रिशिएट कर लेते थे, फिर उसके बाद रीवैल्यू करके उस साल में छोड़ देते थे। डेप्रिशिएट तो अगले साल होगी दोबारा। ठीक है ना, ये लैंड ना भी होता तो डेप्रिशिएट ना होता, लेकिन खैर ये तो लैंड है। अब इसको पूरा करते हैं। सबसे पहले तो रीवैल्यूएशन के दिन ट्रांसफर की एंट्री होनी है। मैंने जगह ही खत्म कर दी है ही कोई नहीं, ट्रांसफर का चक्कर ही कोई नहीं है इसमें। ये ट्रांसफर क्यों नहीं है? क्योंकि ये डेप्रिशिएबल एसेट ही नहीं है। ओके, सही है। अच्छा चलो, बहरहाल रीवैल्यू तो हो गया। अब याद है, याद है किस तरह, कौन सा कॉलम देखना है? एसेट वाला। तो लैंड 150 से, पीछा होकर देख लो ना, पीछा होकर नजर आ रहे थे तो जी, लैंड 150 से बढ़ रहा है यानी डेबिट, बस इसी को देखना है। तो 150 से ये पॉजिटिव, डन, कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं, 650 आ गया और बिल्कुल सही है। और डेप्रिसिएशन का कोई कॉन्सेप्ट यहां है नहीं, तो बुक वैल्यू फिर 650 ही आ गई। अच्छा जी, अच्छा, बुक वैल्यू कितनी आ गई भाई? लेना तो ला लेंगे, 650 रीवैल्यूएशन मॉडल है, और आगे कुछ नहीं। स्ट्रेट लाइन भाई गया था, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है स्ट्रेट लाइन में। अच्छा जी, चलें आगे। बिल्डिंग पोर्शन नंबर 2, डेट डेस्क्रिप्शन, बिल्डिंग्स रीवैल्यूएशन, एस प्रॉफिट एंड। अच्छा, अब ये डेप्रिशिएबल एसेट है, इसलिए जरा ध्यान से, दो ऑप्टियंस हैं, सुने। ऑप्टियन 1 आप लिखें स्टेप 1 में, जैसे कल किया था। स्टेप 1 में लिखें 31 दिसंबर 14 पर 1000 की कॉस्ट। अगले स्टेप में लिखें 31 दिसंबर 14 तक 600 की एक्यूमुलेटेड ऑप्शन, और फिर 31 दिसंबर 14 पे लिखें बुक वैल्यू कितनी जी? 1000 में से 600 गया तो कितना? 400। ये 3 स्टेप्स में लिखें, वो कल की बात थी, कल सिखा रहा था। आज तो अब डायरेक्ट लिखेंगे, बड़े होते जा रहे हैं, टाइम बचाना है हमने, क्लास का टाइम भी तो खत्म हो रहा है, ऐसे पर्चे का टाइम भी खत्म हो रहा होता है। तो ये ऐसे काम नहीं करने खामखा जिनमें टाइम जाया हो। यहाँ पे डायरेक्ट आके लिखेंगे 31 दिसंबर 14, बुक वैल्यू 1000 माइनस, ये तो वैसे सवाल के अंदर उसने अलग लिखी ना हुई थी आज, वो तो टोटल लिखी हुई थी, इसलिए खुद कैलकुलेट करनी पड़ी एग्जामिनर को बताने के लिए। ठीक है, ये कितनी आ गई भाई? किसी को इस 400 की समझ नहीं आ रही तो हाथ खड़ा करें। 400 क्या है जी? 31 दिसंबर 2014 पर बिल्डिंग्स की बुक वैल्यू कैसे निकली? वैसे मुझे लग रहा है आपको भी समझ नहीं आ रही थी, क्लासेस वाले भाई, ब्लैक शर्ट वाले क्लासेस वाले समझ आ रही थी? नहीं आ रहा। अच्छा,
बिल्डिंग्स 31 दिसंबर 14 पर बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है 1000, ये समझ आती है। इस दिन तक एक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी गिवन है 600। लैंड की तो हो नहीं सकती, सारी की सारी कौन सी है बिल्डिंग की, तो 1000 माइनस 600 कितना हो गया 400। आइंदा मैं पूछूंगा जी। 31 दिसंबर 2014 पर ये बुक वैल्यू समझ आ रही है सबको, ठीक है। अब इस दिन ये एसेट रीवैल्यू हो रहा है, रीवैल्यू हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा, पहले डेप्सिट करके 31 दिसंबर 15 पे लेकर जाएंगे, ठीक है। अब ओवर 50 इयर्स लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्शन है ओवर 50 इयर्स स्ट्रेट लाइन, लेकिन सिर्फ बिल्डिंग्स पे वो कह रहा है, लैंड पे मत डेप्शन कर देना स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो 50 पे डिवाइड करना है हमने, 400 को कॉस्ट ओवर ओरिजिनल स्ट्रेट लाइन मेथड है ना भाई, हर साल रेट कॉस्ट पे लगता है या लाइफ कॉस्ट पे डिवाइड होती है, तो 1000 बटा 50 कितनी आ रही है डेप्शन 20। लो भाई डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर भी आ गया 300 टू सी, बुक वैल्यू आ गई। अब ये एसेट काबिल रीवैल्यू है, कर दो अब इसको रीवैल्यू। अब इस दिन एक लाइन खाली छोड़कर 1100 लिखेंगे, रीवैल्यू अमाउंट कितनी है जी 1100। 1750 में से 1100 क्या है बिल्डिंग। घर पे सवाल किया था श्वेत कपड़ों वाले भाई, नहीं ना किया था, शक्ल बता रही थी। 31 दिसंबर 2015 पे एक लाइन खाली छोड़ें और रीवैल्यूड अमाउंट लिखें। तो वो लोग एंजॉय कर रहे हैं जो सवाल करके आए हैं, उनका लेवल ही आज कुछ और हो जाएगा इंशाल्लाह। 1100 पूरा 1100, खुशियों की तो अखीर नहीं होगी। 720 रीवैल्यूएशन, अब ये कहना मुझे समझ नहीं आई 720 की। अच्छा जी, हाँ सॉरी डेप्रिशिएट तो करवा दें, और डेप्रिशिएट करेंगे। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ बिल्डिंग वाज असेस्ड, उसमें रिमेनिंग लाइफ भी दी है 40 साल। सवाल में जो कुछ दिया उसको कुछ ना कुछ करना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें इग्नोर करने के लिए भी होती हैं, ये कानों को फ्यूज करने के लिए था। 40 देख के ना राल वाह टपक गई, वाह रिमेनिंग लाइफ खुद ही दे दी, चलो आज हम यूज करते हैं, निकालनी नहीं पड़ेगी, नहीं यूज करना था। 2016 का नोट बने, अगर 2016 का साल जब आएगा उसमें डेप्सिट करने के लिए 1100 को डिवाइड करोगे 40 पे, समझ आइए मास्क वाले भाई, 1100 को डिवाइड करेंगे 40 पे, ठीक है। चलो जी सवाल खत्म बिल्डिंग की हद तक। सबसे पहले क्या करो, ये हम यहाँ खड़े थे ना, यहाँ ये ओपनिंग पे खड़े हैं, ये 400, ये देखो 400, 1000 और 600 का डिफरेंस 400 यहां मौजूद है, ठीक है। अब पहले क्या हुआ, एसेट 20 रुपए से डेप्रीशिएट, एंट्री बोलो डेप्रीशिएशन एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट। अब ये पहुंच गया एसेट 31 दिसंबर 15 डेट ऑफ रीवैल्यूएशन पे। अब क्या करना है, ट्रांसफर, रीवैल्यू करना है तो जाहिर है ट्रांसफर। अब वैसे यहां पे खड़े होकर भी देखो तो एसेट कभी रीवैल्यू नहीं हुआ, तो इसकी जिंदगी के अंदर डेफिनेट कितनी पड़ी है, ये 600 जमा 20, ये 600 जमा 20, लेकिन इसका हल हमने इधर नोट में निकाला हुआ है, नोट में ही आपको नजर आ रहा है। 600 की डेफिनेशन साल के पहले दिन पे पड़ी थी 31 दिसंबर 14 तक, बोलो 15 के साल की डेफिनेशन आई 20, टोटल कितनी एक्यूमुलेट होगी यहाँ पे, डेट ऑफ रीवैल्यूएशन तक 620 रुपए एक्यूमुलेट हो चुका है, क्या कर दो ट्रांसफर। तो 620 रुपए से एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, 620 है 420 नहीं। अच्छा उसके बाद जी अब सेकंड स्टेप क्या है, छुपा दो, सिर्फ क्या देखेंगे, एसेट का कॉलम 720 से बिल्डिंग्स बढ़ रही हैं, जो दूसरा जो मर्जी होता रहे, मैंने कहा उससे कोई नोट बनाते हुए बिल्डिंग 720 से पॉजिटिव बढ़ रही हैं, बिल्डिंग 720 से बढ़ रही हैं, तो रीवैल्यूएशन में 720 पॉजिटिव, 720 जी बताएं 1100 मतलब सही जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब डिस्पोजल कोई नहीं है सवाल में, डिस्पोजल कोई नहीं है तो ये जीरो क्यों है, ईयर एंड रीवैल्यूएशन में एक्यूमुलेटेड डेप्शन जीरो हो ही जाती है, क्योंकि सारा कुछ तो एलिमिनेट होकर चला गया जी। 11 मॉडल रीवैल्यूएशन मेथड स्ट्रेट, लिखवाओ यार इसको स्ट्रेट लाइन, इन्हें मार जाना जे, ये स्ट्रेट लाइन छुरी फेरो इन्हों, और बेटा लाइफ या रेट 2% कह दो या 50 इयर्स लिखना है, 50 इयर्स लिख लो, अभी 40 नहीं लिखना, क्यों 40 तो अभी यूज ही नहीं किया सर, 2% नहीं लिखना हमने, 50 इयर्स लिखना है, ये लो ठीक है। 40 इयर्स अभी यूज किया डेप्शन में नहीं ना किया, जो यूज किया बस वही लिखो, ठीक अगले साल लिख लेंगे वो 40, ओके। प्लांट एंड इक्विपमेंट ओपनिंग्स लिखे जा चुके हैं। अ मशीन which had cost 80 डेप्शन accumulated 57 was sold, ये पहले डिस्कस कर लिया। एसेट अकाउंट से क्या निकलना है 80 और एक्यूमुलेशन में से 2C, ठीक है। तो 80 को अब मशीनरी अलग बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा आई ने ज्यादती की, या तो मशीन के जगह इक्विपमेंट लिखता नीचे या ऊपर प्लांट एंड मशीनरी लिखता, बहरहाल कोई मसला नहीं। प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब यही होता है, प्लांट मशीनरी वगैरह सारा कुछ यहीं पे पड़ा होता है, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है जी। बोले
डिस्पोजल में से 80 क्रेडिट हो जाएगा, जाने वाले एसिड की कॉस्ट, और इसकी एक्यूमुलेशन 57, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में से क्रेडिट डेबिट हो जाएगी। फिर कैश होता है, गेन लॉस होता रहे, मेरे नोट के अंदर इसकी कोई जगह नहीं। डन, चलें आगे। नेक्स्ट नंबर 3, अ न्यू मशीन वॉज परचेज। सारी बातें कर चुके हैं हम, सिर्फ अब तो लिखते ही जा रहे हैं। अब ये मशीन का एडिशन जो है इसको थोड़ा सा वर्किंग में आप शो कर दो। तफसील से वर्किंग करनी है आपकी मर्जी है, आप यूं भी कर सकते हो, जरा देखना, वैसे ऐसा करेंगे नहीं लेकिन फिलहाल पर्चे में कर सकते हो। क्या 20 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 0.5 प्लस 0.75 एक मिनट प्लस 0 बताया यूजर को, आप एग्जामिनर को बताया आपने कि जो आखिरी इंटरेस्ट वो हमने ऐड नहीं किया। कितना आता है? 3.25। ये तरीका है बिल्कुल सही, पूरे नंबर मिलेंगे इसके। पर्चे में ऐसे ही करना, बल्कि अपनी वर्किंग में ऐसे ही लिख लो। ठीक है, अब मैं जरा दूसरे तरीके से लिखने लगा। ये सही है? हाँ जी, बताया मुझे जी। कॉस्ट ऑफ मशीन निकालनी है तो पेपर वाला तरीका बता दिया। परचेज प्राइस में आपने 20 माइनस 3 करना है, फिर ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, इसको भी पहली लिस्ट में ही, पहली ब्रैकेट में ही माइनस कर सकते थे। एनीवेज, उसके बाद इंस्टॉलेशन और डिलीवरी अलग अलग है, इकट्ठे भी कर सकते थे। इंस्टॉलेशन 0.75 है, चलो ये सही है। उसके बाद लिखो इंटरेस्ट, लिखकर यहां पे लिखो डैश, या दूसरा तरीका क्या है, यहां पर टोटल कर दो और नीचे फिर एक लाइन डालो, इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट एडेड टू कॉस्ट, ताकि पता हो उसको कि उसने जानबूझकर बच्चे ने छोड़ा है, पता है इसको छोड़ना है। तो आगे लॉजिक नहीं लिखनी जो मैंने 15 मिनट लगा के बताइए आपको, नहीं, बस ये लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट एडेड टू कॉस्ट, बस दैट्स इट। या इससे ज्यादा बेहतर है, टाइम बचाओ और ये लिख लो इंटरेस्ट ऑन। तो ये 17.25 मैंने आपको पर्चे में कैसे निकालना है वो बता दिया। वर्किंग शो करनी जरूर है, एग्जामिनर को बताना जरूर है 17.25 कैसे आया। ठीक है, 20 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 0.75 प्लस 0.5 प्लस 0 इज इक्वल टू 17.25। ओके, ऐसे नहीं करना आपने, ये तो आपको समझाने के लिए। ले जी, एडिशन एडिशन आ गया 17.25 और वर्किंग का रेफरेंस दे देते हैं इस पे, वर्किंग नंबर 3। वैसे इधर वर्किंग नंबर 1 थी ना, ये वर्किंग नंबर 2 थी, ये भी बता दें। और तो कुछ क्या, हाँ ये डेप्रिसिएशन वर्किंग नंबर 2 में आपने निकाली, ये बता देते होते हैं। अच्छा जी, एडिशन भी हो गया, डिस्पोजल भी हो गया, रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं यूज हो रहा, तो ये दोनों एंट्रीज तो कोई नहीं है। क्लोजिंग बता दो। 277.75, यहां पर कोई ट्रांसफर नहीं है लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अभी निकालना है। वर्किंग नंबर कौन सा चल रहा है वहां पे? 3 है, 4 कर लो जी। 4 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्लांट एंड इक्विपमेंट पे ऑन ओपनिंग, एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल लिखने की क्या जरूरत है, पता ही आपको डिस्पोजल एक्सक्लूड करते हैं। थोड़ी सी तबीयत खराब होती है हमारी देख के इसको, है ना, थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाती है जी। तो ओपनिंग रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो बुक वैल्यू, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल माइनस करना पड़ेगा। ऐसा ही है? और सही है। अब ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल निकालनी है तो यहां से निकाल लो 34। वैसे सवाल में भी गिवन है लेकिन मैं प्रैक्टिस करा लूंगा। 340.5 माइनस 125.9। अब इनका जो डिफरेंस है वो कितना बनता है? 214.6। वो जरूरत नहीं थी ऐसे कैलकुलेट करने की, ये गिवन है 214.6। यहीं से उठाकर आपने ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल पर्चे में लिखनी थी। मैंने तो ये इसलिए बताया कि नॉर्मली पर्चे में ये वाली लाइन नहीं डालते, आई कैप सवालों के अंदर ये वाली लाइन नहीं डालता, बुक वैल्यू खुद निकालनी होती है, जरा प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से जाने वाले एसेट्स की बुक वैल्यू निकालनी है। जाने वाला एसेट ये पड़ा है, ये 80 इसकी कॉस्ट है और 57 इसकी एक्यूमुलेटेड, तो 80 माइनस 57 23, ये क्या है? इस जाने वाले एसेट की बुक वैल्यू। ठीक है, कह दो, अभी छोड़ दो। अब 23 क्या करना है आपने यहां से माइनस, तो बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, यहां पे भी आप ब्रैकेट यूज कर सकते थे 80 माइनस 57। ओके, लेकिन मैंने ये इसलिए नक्शा वही वाला खींचा कि जो क्लास के अंदर जितने सवाल किए थे ना बचपन में वो सारे इस तरह से होते थे, ये हम इस तरह निकालते थे और माइनस वर्किंग में से वो बुक वैल्यू अपनी निकाल लेते थे, तो नक्शा वही चल जाए, आपकी रिवीजन हो जाए, इसलिए इस तरह से लिख दिया। ओके, सवाल में से उठा के डायरेक्ट लिख सकते थे आप यहाँ पे बुक वैल्यू, और यहाँ पे इस 23 के लिए ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं। ओके जी, इनटू 25%, आंसर 49। कोई एडिशन है जी? बिल्कुल है।
ये 17.25 इंटू यकम अप्रैल को आया तो 8/12 यकम मई से 30 अप्रैल को आया, सॉरी, तो यकम मई से डेफिसिट करेंगे। समझ आती है ये बात कि जाऊं सवाल में दिखाने, सारी बातें करके आया हूं जी। बोलो 2.8759 ही कर लो। डिस्पोजल है तो सही, लेकिन साल का पहला दिन अज्यूम किया, इसलिए कोई डेफिसिट इस साल में नहीं आई। बोलो 51 नहीं कर लेना, ऊपर क्या लिखा हुआ है उसका आंसर दे, 50.8, ठीक है, वरना ऊपर 48 और 3 कर दिया होता मैंने जी। तो 50.8 ले, ये वर्किंग नंबर 4। क्लोजिंग बताएं 119.7 और इसको नेट करें तो 158.05। मॉडल है कॉस्ट, रिड्यूसिंग बैलेंस है और 25%। अब सबसे आसान वाला आ गया जी। सबसे आसान वाला क्यों कह रहा हूं, कंप्यूटर में ना कोई एडिशन है ना कोई डिस्पोजल, सिर्फ क्या कह रहा है वो, साल के पहले दिन हमने डिसाइड किया है कि मेथड ऑफ डेफिसिट चेंज करके 40% रिड्यूसिंग बैलेंस में चले जाएंगे, पहले स्ट्रेट लाइन था। अब हमें डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट का के ऊपर एक तो बुक वैल्यू चाहिए होती है और दूसरा इस दिन रिमेनिंग लाइफ, ताकि हम उससे रेट निकाल सकें जो उसे यूज कर सकें डेफिसिट में। अब रेट उसने खुद निकाल के दे दिया है, इसलिए रिमेनिंग लाइफ से हमें कोई सरोकार नहीं है। हमें सिर्फ क्या चाहिए, यकम जनवरी 15 पर बुक वैल्यू कंप्यूटर की, और वो अवेलेबल है। ये देखो, ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग कंप्यूटेशन इज इक्वल टू 112। तो ये 112 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। बहरहाल मैं यहाँ पे आके लिख रहा हूँ, डेफिसिट किसकी निकालने लगे हम, कंप्यूटर की। कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन के लिए सिर्फ ओपनिंग है, कोई एडिशन कोई डिस्पोजल तो है नहीं। अब ओपनिंग में जो एसेट्स पड़े हैं उनकी बुक वैल्यू डायरेक्ट ले लो, कितनी है जी, 112। ये 112 कैसे आया जी, ये क्या है जी, ये बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट है। और ये कैसे निकली है जरा बताना मुझे, वैसे सवाल से उठाइए लेकिन बता दो जरा भाई। मैं कॉस्ट 340 पॉइंट, अच्छा वो अगला है, सॉरी, 617 पॉइंट माइनस 505.8, ये इस तरह से निकली है, सवाल में ऑलरेडी गिवन थी, ठीक है। अच्छा, तो बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज पर रेट लगाओगे 40%, क्या आंसर, बस यही एक डेप्रिसिएशन है, ना कोई एडिशन है ना कोई डिस्पोजल, तो 44.8। ये भी वर्किंग नंबर 4 से हमें मिला। अब इधर देखो, ना कोई एडिशन ना डिस्पोजल ना ट्रांसफर ना रिवैल्यूएशन, ये इतने का इतना ही है, ठीक है। बट डेप्शन आगे उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बोलो 5 0 5, अच्छा 550.6 और 67.2 मॉडल रिड्यूसिंग बैलेंस। अच्छा अब इधर देखें, 6.2 आप करेंगे, अंग्रेजियां लिखेंगे। 6.3 में आप हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन वाला बनाएंगे, जाहिर मैं कल कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद 6.4 में आप मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस बनाएंगे। ये तीन सब नोट्स लाजमी है अगर रिवैल्यूएशन आ जाए तो, ठीक हो गया। उसके बाद एक नया सब नोट बनेगा, जैसे कल वर्किंग प्रोसेस का था, वर्किंग प्रोग्रेस का, ऐसे ही चेंज इन एस्टीमेट का मैं आपको नोट बनवाऊंगा कल, ठीक है जी। ये कैसे बनता है ये कल सिखाऊंगा, ओके, ठीक है। नहीं टेस्ट में नहीं आएगा, अगर हुआ तो नंबर नहीं होंगे इसके। अच्छा ये सुने, मतलब ऐसे बनाना, जाहिर है सिखाया नहीं है तो फिर सिखाऊंगा तो तभी नंबर आ सकते हैं ना, ओके। अच्छा ये सुने, ये तो हो गया, इसको कंप्लीट करने वाला काम आपने जो करना है। उसके अलावा आपको 2 क्वेश्चन आज होमवर्क में मिलेंगे, हैंड आउट में, दोनों पास पेपर के सवाल हैं। एक ये क्वेश्चन है पियानो लिमिटेड, ये क्वेश्चन 11 पास पेपर का है, पियानो लिमिटेड। इसमें बस याद रखना मेरी बात, ये चेंज इन एस्टीमेट चाहे साल के किसी भी दिन आए, इवन साल के आखिरी दिन आए, हमने उसको हमेशा अज्यूम करना है साल के पहले दिन। ये करके सवाल को करना है, ये सवाल आपको सही घुमाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल जो आपको होमवर्क में मिला हुआ है वो है, कहां गया, ये शेरदिल लिमिटेड, पास पेपर 8। ये आपके क्वेश्चंस हैं, वो आपको हैंडआउट्स मिल जाएंगे क्लास के एंड पे, और आप लोगों ने ये दोनों क्वेश्चंस करके आने। रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।